आपने पहली गाड़ी कैसे ली और आप आज यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पास, मुझे याद है, मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं पैसे अर्न कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से 80,000 रुपये जमा करके डाउन पेमेंट इकट्ठी की। आपने काम करना कैसे शुरू किया? आप यहाँ तक पहुँचे? अगर आपके ऊपर बुरा वक्त है फॉर एग्जांपल, तो कोई आपके काम नहीं आता। कोई नहीं आता। तो फिर कैसे शुरू हुआ है ड्रिफ्टिंग का शौक? मतलब कैसे आया जहन में कि ड्रिफ्टिंग करनी है? जहाँ पे जो भी बंदा गाड़ी को गोल घुमाता था, तो वहाँ सबसे ज़्यादा रश लग जाता था। अरे ये जो कर रहे हैं, मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है या मज़ा आ रहा है, इसको कितना आ रहा होगा। फिर प्रोफेशनली जाने का कैसे जहन में आया? किसी का मैं आपका बिजनेस खराब बिजनेस करने के लिए मैंने गाड़ी नहीं बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर शो फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज हमारे पास हॉट सीट पे जो मौजूद हैं वो हैं अदील भाई, अदील R35। हम सब स्पेशली पाकिस्तान की मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी ने एज अ वेल नोन ड्रिफ्टर जानती है और इन्होंने ड्रिफ्टिंग के लिए पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया है। वेलकम अदील भाई, थैंक यू फॉर थैंक यू योर सो टाइम। मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कीमती टाइम से मेरे लिए वक्त नहीं निकालने के कोई लिए। मसला नहीं है। अदिल भाई, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है और उसका एक रोल है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे लेकिन रोल है मेरी ज़िंदगी में। आई हैड अ चैट विद यू और मेरा बिल्कुल मुझे आइडिया ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, हाउ यू स्टार्टेड योर लाइफ और आपने पहली गाड़ी कैसे ली और आप आज यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ आज ऑन कैमरा हम डिस्कस करें क्योंकि वो मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चों की इंस्पिरेशन बने। ओके। तो वो जो आपने मुझे बताया हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड एंड ऑल, आई वुड लाइक टू नो। यार, एक तो पहली बात है कि हर आदमी के कुछ प्राइमरी गोल्स होते हैं। बिल्कुल। मेरे भी गोल्स बिफोर दिस मोटर स्पोर्ट्स कुछ और थे, जो एक हर आदमी के, नॉर्मल इंसान के होते हैं कि उसको अपने आप को एजुकेट करना है, एक सर्टन लेवल पे लेके आना है जिसमें वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, एक घर बना सके, एक बिज़नेस खड़ा कर सके। सारे गोल्स अचीव करने के बाद आहिस्ता 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 ग्रेजुअली देन मौका मिला कि ठीक है अब मोटर स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं। सो देन फिर मैंने जो पैसे जमा करके पहली गाड़ी, मैं समझता हूँ कि ली, वो मतलब मोटर स्पोर्ट्स में एंट्री करने के लिए, वो पहली थी मार्क एक्स। और ज़िंदगी की पहली गाड़ी कौन सी थी? ज़िंदगी की पहली गाड़ी जो मैंने अपने पैसों से ली, जी। यार मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पास, मुझे याद है, मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं पैसे अर्न कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से 80,000 रुपये जमा करके डाउन पेमेंट इकट्ठी की और मैंने सुजुकी मेहरान ली। मतलब मैं उस वक्त मतलब मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं लिए। मेरे पास एक सोराब बाइक होती थी जो विच आई बॉट इट फॉर 40,000। फिर मैंने वो बेची और बाकी के पैसे ऐड किए, 80,000 दे के मैंने मेहरान, सुजुकी मेहरान ली इंस्टॉलमेंट पे। और उस मेहरान की अदील भाई क्या वैल्यू रही होगी ज़िंदगी में? यार ब्रांड न्यू मेहरान थी, उसकी वैल्यू वही थी जो आज आप कोई भी गाड़ी ब्रांड न्यू लेके आओ। लाइक अगर आज आपका गोल है कि पहली आपने गाड़ी की प्राडो लेनी है, खुशी तो अलग जो होती प्राडो है। की फीलिंग होगी पहली नई गाड़ी की, वही फीलिंग मेहरान की थी। बहुत, मैं मतलब स्पेशली ये बात मैं ऑन कैमरा इसी वजह से डिस्कस करना चाहता था कि हाउ योर बिजनेस स्टार्टेड, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाउ यार योर लाइफ स्टार्टेड, लाइक आपने काम करना कैसे शुरू किया, आप यहाँ तक पहुँचे? यार मैं तो मतलब पढ़ रहा था और कुछ हालात देख रहा था फैमिली के, कि उसमें बेहतर था कि मैं बिज़नेस में चला जाऊँ, कोई काम करूँ। क्योंकि मैंने बड़ी बहुत क्लोजली देखी है लाइफ, आपके चाहे इवन रिलेटिव हों, आपके बहुत क्लोज हों, जी। अगर आपके ऊपर अच्छा बुरा वक्त है फॉर एग्जांपल, तो कोई आपके काम नहीं आता। कोई नहीं आता। आपकी दुनिया में आपके पेरेंट्स के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके काम आ सकता है आपके बुरे वक्त में। बेशक। सो आई रियलाइज कि यार मतलब मेरी सिर्फ बहनें ही बहनें हैं, भाई कोई नहीं है। और मेरे अब्बा बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत हार्ड टाइम से गुजरे हैं। तो रेदर देन मैं आवारागर्दी करता रहूँ, उनको तंग करूँ, तो वाई नॉट आई डू समथिंग कि मैं उनका सपोर्टिव हैंड बन जाऊँ। बहुत छोटी एज में मुझे ये रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। कभी मैं उनको तंग करता था, मुझे बाइक दिला दें, कभी साइकिल दिला दें, विद टाइम, एज के साथ। तो वो बेचारे मेरा शौक पूरा कर देते थे, लेकिन एक मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि मियाँ अपने पैसे कमाना और अपना शौक पूरा करना। तो अब व्हाट एज यू स्टार्टेड योर वर्क और काम आपने कैसे? 16 साल। 16 साल। या और 16 की एज से आप हाँ, उस वक्त मतलब मेरे साथ के दोस्त, कज़न सारे खेल कूद रहे थे। और वो एक एक एज, ऐसा एज ब्रैकेट था जब आप अपनी
टीनेजर लाइफ में एंटर हो रहे होते हो, बेशक। जब आपके और बहुत बहुत सारे नाजुक उम्र होती है वो, हाँ कि आप या बिगड़ सकते हैं या बन सकते हैं। हाँ और आई डोंट थिंक सो कि पूरी दुनिया में उस एज ग्रुप के बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते होंगे जो कि संभल जाते होंगे। तो उस संभलने वाली जर्नी कैसी रही, यार एक्चुअली किस लेवल की मुश्किलात थी? जब आप ये सोच लेते हो ना कि आपको अपने घर वालों का साथ देना है, देखो अगर कोई आज आज भी जनरेशन इस बात को रियलाइज़ कर ले कि देखो सूनर और लेटर आपको काम करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मेरा ख्याल है वो बहुत सारा टाइम अपना सिक्योर कर सकते हैं बेशक, कि इसमें कोई शक की शुरू से बात शुरू कर दें, रेदर देन आप 10-15 साल अपने ज़ाया करें लाइफ का गोल्डन टाइम जिसमें आपके पास मतलब ट्रिपल गुना ज़्यादा एनर्जी है। सही है, एक टाइम आता है, एक एज आती है, विद एज आपकी एनर्जी लेवल वो नहीं रहता। तो और अच्छा दूसरी बात ये कि जितने यंग होते हो उतना लर्निंग कर्व फास्ट होता है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हो। बेशक, यू नो अगर छोटा सा बच्चा है गाड़ी ड्राइविंग सीख लेता है, आज आप एक बार 10 साल के बच्चों को ड्राइविंग सीट पे बिठाओ और एक 40 साल 50 साल वाले को बिठाओ, फ़र्क होगा, वो 10 साल वाला जल्दी सीख जाएगा। तो अदील भाई, ये जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपने क्या बिज़नेस चूज़ किया और वही क्यों किया? ओके इसका पर्टिकुलर रीज़न ये है, मैं तो जानता हूँ कि आपका क्या बिज़नेस है, क्योंकि ना आजकल लोग कोर्सेज बेच रहे हैं और इजी वे ऑफ मनी लोगों को बता के मेरे हिसाब से जो हमारी जो यूथ है उसको मिसगाइड किया जा रहा है। हमारी यूथ भूल गई है कि मेहनत करनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है। दे आर गोइंग टूवर्ड्स, एवरी वन इज़ आफ्टर ईजी मनी। ओके यार देखो जो बिज़नेस मैंने चूज़ किया वो बिज़नेस मैं अपने फैमिली में होता हुआ देख रहा था। मेरा पूरा ननिहाल वो बिज़नेस करता था, उनकी कंपनी थी कराची में, मेरे फादर भी वही काम कर रहे थे। सही है, और मुझे भी वो काम पसंद था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इफ़ यू हैव नथिंग और आप कोई काम करना चाहते हैं और पैसे जमा करना चाहते हैं तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वेयर यू कैन मेक मनी। जितनी मेहनत करो, मेहनत के साथ आपका नसीब अगर तेज़ है तो देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितने पैसे अर्न कर सकते हो। सो मैंने चूज़ किया बिकॉज मेरे लिए इजी इसलिए था कि जिस एज में मैंने ये फरमाइश की कि मुझे बिज़नेस करना है, तो मेरे लिए वही एक रास्ता था कि ठीक है फैमिली बिज़नेस या जो भी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं इन्हीं के साथ अटैच हो जाओ। सो मैं अटैच हो गया। एंड दैट बिजनेस वाज कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। रियल एस्टेट ट्रेडिंग। तो आपने उसमें कितना टाइम फील्ड पे दिया? क्या इट वाज इजी? यार आई नो इट वाजंट, दैट्स व्हाई आई एम यार आस्किंग देखो दिस पहली क्वेश्चन। बात ये है कि मेरी फैमिली रहती थी पंजाब में, और द डे व्हेन आई स्टार्टेड वो पहला दिन कराची में था। सो मैंने पहले तो मैं पूरा घर छोड़ा, अकेला आया, कराची में स्टार्ट किया, और 16 साल की एज थी, और मेरा ख्याल है कि आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और जिस टाइम मैं स्टार्ट कर रहा था उससे पहले तक मैं एक ड्रीम में जी रहा था, यू नो। लेकिन द डे वन जब मैं आया प्रैक्टिकल लाइफ में तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल है, जिसको मैं अभी फैंटिसाइज कर रहा था कि यार नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने आते ही एक चीज़ सीखी वो ये सीखी कि गलती पे माफ़ी है ही नहीं। ये तो आप अपने घर में रहते हो, पेरेंट्स के पास रहते हो, बच्चे होते हो, सारा दिन चीज़ें इतनी ख़राब अच्छी कर रहे बात। हो, गलतियाँ कर रहे हो, आपको लगता है इससे कोई मसला ही नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट प्रैक्टिकल लाइफ में गलती की गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। बेशक। सो इसी तरह मतलब काम करते रहे और बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बेशक। बगैर ये सोचे समझे कि कल क्या होगा या अपनी क्या लाइफ है। बस वही लाइफ थी, सुबह उठो ऑफिस, रात को ऑफिस से घर आओ, सो जाओ, सुबह उठो ऑफिस, रात को घर आओ, सो जाओ, फिर ऑफिस, यही लाइफ थी। मैं आपसे बहुत बारी मिला हूँ ना, तो मुझे तो एक्चुअल में मैंने आपको देखा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। यूजुअली लोग आपको इवेंट्स पे देख रहे होते हैं, वीडियोस में देख रहे होते हैं, तो उनको लगता होगा बड़ी अच्छी सी ज़िंदगी है। लेकिन मैंने आपको देखा है कि किस तरह आप मतलब अपनी चीज़ को लेके सुबह 8 बजे उठना है, इसे वर्कआउट करना है, काम करना है, क्या रूटीन रहता है? थोड़ा सा ये ज़रा बताएं। यार देखो, लाइक अभी मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं बिजनेस करते हुए। ऐसे 20 ईयर्स मैंने आज तक अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में छुट्टी नहीं की। एक टाइम आया, ऑब्वियसली एक टाइम आया जब मुझे लगा कि नहीं मैं छुट्टी कर सकता हूँ,
अगर मेरे 2 दिन छुट्टी करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मैंने वो ट्रैवलिंग कर ली। वो एक मजबूरी, अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप नहीं हो, बट तब भी फ़ोन पे हर वक्त लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, काम में रहना, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने कभी छुट्टी नहीं की खुद से कि मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं नहीं जाता। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यार आज मेरी जेब में पैसे हैं, जैसे होता है कि यार तनख्वाह आई है, पता है यार अभी तो 30 दिन ये पैसे चलेंगे तो एंजॉय करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने एवरीडे, हर दिन को उसी तरह समझा जैसा मेरा पहला दिन था, कि काम पे जाना है और काम करना है। ये नहीं सोचना कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो सबसे पहले जो मैंने अपने कैरियर में एक चीज़ सीखी है वो ये है कि इंसान को सबसे पहले अपनी ज़ात से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बेशक अनिल भाई। जब तक आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं होगे तो आप किसी के लिए क्या करोगे? आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी जो आपने बातें बोली है ना दिल भाई, ये बातें अगर कोई किसी ने भी इस पॉडकास्ट को देख के सही से समझ ली तो उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। ज़िंदगी नहीं, लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी, क्योंकि जितनी रियलिस्टिक ये बातें हैं ना ज़िंदगी को लेके, मैं भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, ये जितनी सूनर, जब हम जो मतलब हम बचकाना उम्र में होते हैं, यूथ में होते हैं, 18 16 20 साल की उम्र में होते हैं, इस उम्र के बच्चे ये बात जितना ज़्यादा समझ लें और ये वर्ड टू वर्ड बातें समझ लें, उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बिज़नेस कर रहा था, जैसे मैंने एक बात बोली कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, माफ़ी नहीं है उसमें। मुझे याद है मैं बिज़नेस कर रहा था तो एक आदमी ने हमारे साथ चीटिंग कर दी। और जब चीटिंग हुई तो ऑब्वियसली आगे वाले ने उसमें, मैं भी उसमें ये था कि मैंने वो काम किया हुआ था, किसी से कोई चीज़ ली, आपको दी, आपसे ली, उसको दी तो मैं भी ब्रिज था उसमें, मेरा उसमें कोई गलती नहीं थी। आगे एक आदमी चीट कर गया, हमने उसको पकड़ भी लिया, एक पंचायत भी लगी, लोग बैठे। तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा सा था उस वक्त, मेरे ख्याल में मेरी एज थी 18 साल। तो जब ये सारी पंचायत चल रही थी, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, और कि जी ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस वक्त का जो स्ट्रेस लेवल था वो ऐसा था कि मेरी आंखों में आंसू थे। और लोग देख के, मेरे जो साथ के कुलीग्स थे वो कह रहे थे कि यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ कि मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। बोलते थे नहीं नहीं, तुम तो हो ही नहीं गलत, तुम क्यों। तो वो फीलिंग, वो चीज़ें, वो बहुत ऑनेस्टी थी मेरी अपने काम के साथ। तो मेरी ऐसी फीलिंग थी कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। शायद यही रीज़न रहा होगा कि अल्लाह पाक ने अदील में उसी तरीके से हाथ भी पकड़ा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने काम से मुखलिस होना है। हम अगर अपने काम से मुखलिस रहेंगे तो इवेंचुअली अल्लाह पाक हमें उसी तरह नवाजेगा भी। हाँ देखो, इसमें 2 चीज़ें, एक तो पहली बात ये कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, दूसरा ये होता है कि मैंने देखा है कि अगर आप दूसरों के साथ ज़्यादती करते हो, दूसरों का माल खाते हो, या अपने ही बेटी भाई के साथ चीट करते हो, तो आप कभी फ्लरिश नहीं कर सकते, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। बेशक। अगर आप उनको अपने हाथ से पैसे देते हो कि नहीं यार तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा मैं पहले ख्याल करूँगा, तो अल्लाह ताला आपका कहाँ से ख्याल करता है, आपके गुमान में भी नहीं होता। और किसी का हक कभी भी खाओगे तो वैसे भी सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे, ऐसे ही है, हमेशा ऐसे मसलों में रहोगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अदील भाई ज़िंदगी की बातें हो गई। गाड़ियों का शौक़ कैसे शुरू हुआ? गाड़ियों का शौक तो बचपन से था। सही है। मतलब आप समझ लो कि मेरे अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो मैं उनसे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। यानी उनको बिल्कुल भी शौक नहीं है, और मैं वो, मेरा तो आपको सभी बताने की जानते ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है मेरे अब्बा के पास एफएक्स होती थी, और उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था। फिर उन्होंने एफएक्स अपग्रेड की तो मेहरान ले ली। मैं उस वक्त 6th क्लास में था, तो मैंने चूँकि अब्बा गाड़ी घर पे खड़ी होती थी गैराज में, तो मुझे शौक़ होता था, मैं गाड़ी को बार बार जाके देखता था, चाबी से कभी स्टार्ट कर लेता था, कभी कुछ कर लेता था। तो मुझे इस तरह के शौक़ थे, और मैंने उनको बोला कि मुझे सीखनी है। तो अब्बा ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बहुत छोटे हो। तो उस टाइम पे मेरी अम्मी को बहुत शौक़ चढ़ गया गाड़ी सीखने का, और मेरे चाचा ने उनको गाड़ी सिखाई। तो मेरे चाचा सिखाते थे, मैं पीछे बैठता था, मेरे चाचा मेरी अम्मी को बता रहे होते थे और मैं देख के सीख रहा होता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरी वालदा, चूँकि आपको पता है लेडीज़ का अगर वो ड्राइविंग कर भी लें तो उनका ये प्रॉब्लम होता है, उनसे रिवर्स नहीं होती गाड़ी। तो मेरे अब्बा ने जब देखा कि अम्मी ने सीख लिया है, तो रात को घर आए तो अम्मी को बोले यार तुम गाड़ी अंदर खड़ी कर दो घर में।
तो वो यही बहस हम देखते थे, अम्मी कहती नहीं मुझसे रिवर्स गाड़ी नहीं पार्क होती। तो ये एक दिन मैं बोल पड़ा बीच में, मैंने अब्बा को बोला अब्बा मैं कर दूँ। अब्बा ने कहा क्या हो गया, तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? मैं कहा हाँ मैंने इतनी तो सीख ली है जितनी अम्मी ने सीखी है, वो पीछे मैं बैठा होता था सीख ली। तो अच्छा, मेरी लाइफ में मेरे बहुत आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ा हाथ है कॉन्फिडेंस का, वो मेरे बाप का है। माशाल्लाह। मेरे डैडी ने मुझे उस दिन चाबी दी, वो बोला ये लो चलाओ गाड़ी। मैं कहा आप बैठे, कह रहे नहीं मुझे नहीं बैठना, तुम गाड़ी चलाओ मेरे सामने, स्टार्ट करो गाड़ी को और गाड़ी को अंदर पार्क करो। तो मैंने ही सोचा मेरे मेरे फादर ने मुझे गाड़ी दे दी और बैठे दिए, मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, तो मैंने कहा मुझे भी प्रूव करना। खैर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैंने गाड़ी पार्क कर दी। मेरे अब्बा ने कहा वेरी गुड ठीक है, अभी लेकिन तुम छोटे हो थोड़े दिन रुक जाओ, मुझे ये बात उन्होंने बोली। फिर उनको पता चल गया कि बस उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है, रोज़ गाड़ी अंदर मैंने करनी है बाहर मैंने करनी है, गाड़ी अंदर पार्क मैंने करनी है, सुबह बाहर मैंने निकाल के देनी है। उसमें मेरी प्रैक्टिस होती रही। फिर आहिस्ता 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 मैं बोलने लग गया कि मुझे चलानी है। नज़र मुझे आगे आता नहीं था, पीछे नीचे दो दो कुशन्स रख के गाड़ी चलानी। तो मैं बड़ा मशहूर हो गया उधर अपने इलाके में कि छोटा सा बच्चा है जो गाड़ी चलाता है। तो इस तरह मैंने गाड़ी स्टार्ट की। और गाड़ियों में ये होता था कि अब्बा की गाड़ी में कुछ चीज़ ख़राब होती थी तो उसको सही करना खुद से। और उस वक्त फ्राइडे की छुट्टी होती थी हमारी स्कूल की, और अब्बा की गाड़ी फ्राइडे वाले दिन पूरी धो देनी, सर्विस कर देनी, और मुझे अच्छा लगता था। इस तरह मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट रियर व्हील ड्राइव गाड़ी कौन सी थी आपकी जिससे ड्रिफ्टिंग का शौक शुरू हुआ? यार कैसे शुरू हुआ मतलब फर्स्ट एयर व्हील गाड़ी तो मार्क एक्स थी, बट उस वक्त मुझे ड्रिफ्टिंग का शौक नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मार्क एक्स मैंने थोड़ा टाइम रखी है एंड देन फिर मैं स्विच हो गया दूसरी गाड़ियों की तरफ। लेकिन जब मेरे पास मार्क एक्स थी उस वक्त मुझे ड्रिफ्टिंग का शौक नहीं था। तो फिर कैसे शुरू हुआ है ड्रिफ्टिंग का शौक, मतलब कैसे आया जहन में कि ड्रिफ्टिंग करनी है? ओके हाउ इट ऑल स्टार्टेड? जब यार दोबारा से ये सोचा कि यार अब एक सर्टन लेवल तक आ गए हैं और अपना जो मोटर स्पोर्ट्स का शौक है उसको कंटिन्यू करते हैं, तो उस वक्त ये हुआ कि मैंने सबसे पहला स्टेप ये था कि मैंने ट्रैक पे जाना शुरू किया। जब मैंने ट्रैक पे जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार संडे मॉर्निंग को बड़ा ट्रैक लगता है फेज़ 8 में, बहुत सारे रश लोग होता होते है। तो मैंने जाना शुरू कर दिया, बाइक्स आती थी और उस वक्त मैं बाइकिंग करता ही था, बाइक्स का मुझे शौक था। बाइक्स आती थी और गाड़ियाँ आती थी। अच्छा तो हुआ ये कि सुबह जाता था तो देखता था कि यार जहाँ पे भी बॉयज़ इकट्ठे हैं वहाँ एक गेट टुगेदर हो रहा है, मीटअप है, एक 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 पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील होती थी, हेल्दी एक वो लगती थी, खुश होते थे। आए थोड़ी देर से अपनी अपनी गाड़ियाँ दिखाई, बात की, फिर नाश्ते पे चले गए, फिर चले गए घर। एक एक बड़ी हेल्दी वाइब मिलती थी। फिर उसके बाद मैंने नोट किया कि जहाँ पे जो भी बंदा गाड़ी को गोल घुमाता था तो वहाँ सबसे ज़्यादा रश लग जाता था। ऐसा दूर से ऐसा लगता था पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, ऐसे ही है। और लोग टूटे पड़े हैं देखने और के लिए। लोग इतने, लोगों की एक्साइटमेंट ही अलग लेवल की होती है ना। फिर उन्हीं दिनों में मैंने वहाँ पे गाड़ी देखी राहिल की और ताहा की, जो आई थिंक R32 थी उनके पास शायद, जिसपे R33। R33 जिसमें मॉन्स्टर लिवरी लगी हुई थी। और वो उस गाड़ी ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि यार अच्छा बॉयज़ आते हैं ये ड्रिफ्ट करते हैं, दैट। उस वक्त तक मैं भी उसी उसमें देख रहा था। मेरा एक प्रॉब्लम था बचपन से, मैंने लाइफ में हमेशा जो चीज़ की है उसको फिर प्रॉपर तरीके से किया है, चाहे वो कोई भी ज़िंदगी में काम है, या तो करता हूँ या नहीं करता। ये नहीं सोचा कि चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। या तो करना है या नहीं करना, करना है तो पा रहे मतलब करना है तो उसमें उसके मास्टर बनना है, नहीं तो नहीं करना। इसी तरह देखता रहा। अच्छा ये सोचता था कि यार ये जो कर रहे हैं मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है या मज़ा आ रहा है, इसको कितना आ रहा होगा। सही बात है। तो यार व्हाई नॉट आई वुड ट्राई दिस, कि मैं भी इसको करके देखूं। अब बस जिस दिन ये ठान ली उसी दिन घर गया और जाके सोचा कि अब किसको बोलूं कि वो मुझे ये करने के लिए दे। उस वक्त मेरे पास रेयर व्हील गाड़ी नहीं थी, उस वक्त मेरे पास दूसरी किस्म की गाड़ियाँ थी, ऑल व्हील थी। और अब रिक्वेस्ट कर रहा था दोस्तों से जो जो उस वक्त मेरे GTR की वजह से क्लोज हो चुके थे, उनसे कह रहा था। तो हर बंदा ये कहता था कि यार आप गाड़ी ले आओ, हम आपको सिखा देते हैं।
आप गाड़ी ले आओ, हम आपको सिखाते हैं। बोला यार गाड़ी तो नहीं है मेरे पास अभी। तो खैर मैंने फिर इससे बात की, समीर से, और मुबशिर मेरे साथ होते थे, इनसे कहा। इन्होंने कहा भाई आप गाड़ी ले आओ, हम सिखा देते हैं। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने अब्दुल्ला को बोला, अब्दुल्ला मेमन को, अब जिसके पास गोल्डन RX-8 थी, जिस पर टेडी बियर रखा होता था। जी बिल्कुल सही है। तो मैं हमेशा उसका नाम ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि वो आदमी था जिसने मुझे अपनी गाड़ी दी पहले दिन चलाने के लिए, और उसने बोला कि बॉस इस तरह करते हैं डोनट्स। मुबशिर और समीर ने भी उसी की गाड़ी पे डोनट किए और मुझे बताया ऐसे करते हैं। तो मुझे अब्दुल्ला ने अपनी गाड़ी दी, उसका मेरे पे एहसान है, जो सच्ची बात है। सही है, उसने गाड़ी दी, मैंने गाड़ी की, एक दो दफ़ा मैंने की, बट मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि यार आप किसी बंदे को बहुत ज़्यादा नहीं बार बार एंगेज कर सकते। उसके टायर हैं, उसकी फाइनेंशियल क्या कंडीशन है, यू डोंट नो। उनका भी इतना बड़ा हाँ, दिल था कि लेकिन उन्होंने उसका अपनी दिल था, गाड़ी, उसने मुझे दी गाड़ी। गाड़ी आपके हाथ मेरे में। पास आज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आज मुझे वो आके कहे तो मैं उसको अपनी गाड़ी दूंगा। जो गाड़ी चलाना चाहे, ड्रिफ्ट करना चाहे, आके करे, जितनी देर चाहे, जितने दिन चाहे चलाए, मसला नहीं है। अच्छा, फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार ये तो ऐसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको बताया ना, ये तो शौक था कि नहीं तो करना है तो फिर करना है तो करना पूरा है। करना है। फिर दिमाग में आई कि रेयर व्हील गाड़ी लेता हूँ, कौन सी लूँ कौन सी लूँ। अब समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, ना तो इतनी गाइडलाइन थी, ना किसी से इतनी इंटरेक्शन थी, ना इतना एक्सप्लोर किया हुआ था। तो बस सबसे पहले फाद काकड़ की गाड़ी हाथ लग गई, स्काईलाइन। आपको पता है 350 वो GT वाइट वाली, बहुत ही खूबसूरत और बहुत 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 ही प्यारी गाड़ी थी। और फाद काकड़ भी उसको जिस तरह सनसेट बुलेवार्ड पे स्लाइड कर रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने वो गाड़ी ले ली। बस जैसे ही गाड़ी ली उसके बाद आपका भाई फेजेट और डोनट मारने की कोशिश कर। अब वो ओपन डिप वाली गाड़ी थी, वो डोनट मुझसे लगते ही नहीं थे। फिर मैंने इनको भी बुलाया कि मुझे अब सिखाओ। खैर सब, नोमान मुन्ने को भी मैंने बोला कि तुम्हारे पास स्काईलाइन है, तुम बताओ। मैं सबसे मैंने पूछा, और मैंने रोज़ मतलब एवरी संडे मॉर्निंग जाके डोनट करने और सीखना कर सकूं, लेकिन डोनट मुझसे हो ही नहीं पा रहे थे। मैं बोल रहा था यार ये दिखने में तो इतने आसान लगते हैं, बट ये आसान नहीं है, मुश्किल। खैर मैं करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये भी कोई गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको क्यों नहीं मुझसे समझ आया। तो फिर उस मैंने, टाइम जो इर्द गिर्द लोग थे, किसी ने नहीं बोला यार ये LSD होनी चाहिए यार मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा लोगों को इतना ज़्यादा पता ही नहीं है। ठीक है, आप किसी को भी गाड़ी पावरफुल, अब फॉर एग्जांपल C63 सबके पास है, पावर है गाड़ी में, LSD है, बस उनको पता है कि गाड़ी गोल घूम जाएगी। सो सबको ये पता है गाड़ी गोल घूम गई तो आपको ड्रिफ्ट आती है करनी। उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ तो फिर मैंने यूट्यूब सर्च करना शुरू किया। कोविड भी आ चुका था, टाइम बहुत था, तो मैंने देखना शुरू किया। तो मुझे पता चला नहीं यार ये तो इस तरह है ही नहीं, ये तो पूरी इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे बहुत एफर्ट है, लोगों की ज़िंदगियाँ गुजरी में। खैर वो हमने जर्नी फॉलो करना शुरू की, एडम एल्जी की जर्नी फॉलो करना शुरू की। फिर इस दिन में आ गया कि अच्छा पहले तो मैनुअल गाड़ी होनी चाहिए। फिर साथ में ये सोचा कि नहीं यार किसी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब ट्रेनिंग के लिए मैंने देखा, ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन नहीं था। कोई ऑप्शन? सबसे क्लोजेस्ट मुझे मिला मिडल ईस्ट, दुबई। तो मैं प्रो ड्रिफ्ट सबसे पहला पाकिस्तानी था जो गया और जाके जिसने सेशंस लिए। उस दिन जब मैंने वहाँ पे जाके 2 दिन के सेशंस लिए, 3 दिन के, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स नॉट अबाउट कि आपने गाड़ी ली और आप बैठ गए और आपने गाड़ी गोल घुमा ली। इट्स अबाउट आपको पूरी गाड़ी को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ टायर प्रेशर, व्हाट इज़ सस्पेंशन, व्हाट इज़ एंगल, व्हाट इज़ हाइड्रो ब्रेक, मतलब सो मैनी स्टफ़ जो आपको ड्रिफ्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए गाड़ी में। गाड़ी के डायनामिक्स क्या है, वेट ट्रांसफ़र क्या है, हर चीज़, तो अलाइनमेंट क्या है, वो सब बताया गया मुझे उसने शियाब ने सब बताया कि देखो ये हम टायर प्रेशर इस तरह से वो करते हैं, ये करते हैं। खैर इन शॉर्ट ये कि उसने मुझे ये बोला कि अदील अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें गाड़ी जाके, मैनुअल गाड़ी तुम्हें चाहिए, तुम जाओ गाड़ी लो और स्टेप बाय स्टेप उसको बनाओ, ताकि तुम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। ताकि तुम सीख सको कि कौन सी चीज़ क्या गाड़ी में, किस चीज़ को आप, मतलब फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ है जिससे गाड़ी का कैरेक्टर चेंज होता है, कौन सी गाड़ी का पार्ट क्या रिएक्ट करता है गाड़ी में, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की। मैंने उसका पॉइंट समझा, मैंने कहा ये सही कह रहा है, इस तरह करना पड़ेगा।
मैं कराची आते ही बस जी खरीदी मैनुअल, आपको याद होगा जो बिल्कुल पहली याद। वाइट जी आई थी, वाइट जी। वेल साइड किट वाली, इस्लामाबाद से ली। जब मैंने वो गाड़ी ली तो मैंने फ़ोन कॉल पे ही गाड़ी ले ली, और गाड़ी लेने के बाद मैंने उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और मुझे आज भी याद है, उसको मैंने बोला कि कोई बंदा आएगा मेरा गाड़ी ले लेगा। मैंने गाड़ी देखी भी नहीं थी। तो सनी को आप जानते हो, टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स। सनी को मैंने बोला यार इस्लामाबाद में मैंने एक जी खरीदी है तो तुम पिक कर लो। उसने बोला मैं इस्लामाबाद में ही हूँ, मैं तुम्हारी गाड़ी पिक करके लाहौर ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, लाहौर ला के टो ट्रक पे लोड करा देना। जब वो गाड़ी लेने के लिए, पिक करने के लिए गया तो मुझे कहता है तूने गाड़ी देखी है? मैं बोला तस्वीरों में। अब तस्वीरें तो वो पुरानी तस्वीरें थी। कह रहे अदील गाड़ी की तो इतनी बुरी हालत है, ये भी ख़राब है, ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। अच्छा, मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था मैंने क्या करना है। मैं कहा यार गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है? बोला नहीं। मैं कहा भेज दे। मैं कहा कुछ सब टूटा हुआ है तो भी चलेगी। वो कह रहा था सनी कि यार ये दिल पागल पागल है क्या है ऐसे, GTR वाला बंदा मुझे बोल रहा है कि ऐसे क्यों चीजें बोल रहा है टूटी कि हुई है गाड़ी तो टूटी है, चलेगी। कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मैंने गाड़ी के साथ क्या करना है। खैर फिर जी आई। जी की फिर हमने पार्ट्स ऑर्डर करने शुरू किए कि क्या क्या चाहिए मुझे, और यूट्यूब से हम सीखते रहे कि अच्छा एडम एल जी ने जब फर्स्ट डे गाड़ी ली उसमें क्या क्या करना शुरू किया, बस उसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया और ख़ुद से करना शुरू किया कि पता चले कि कैसे होता है काम, और एक एक पार्ट डाल के गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसे चेंज होता है डोनट या ड्रिफ्टिंग या फिगर एट के लिए, उसको सीखने के लिए मैंने एक एक चीज़ की। चलें, ये सब तो आपने कहा चलें कुछ भी करना है, ऑल आउट करना है, लेकिन फिर प्रोफेशनली जाने का कैसे जहन में आया? यार अभी भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं प्रोफेशनली नहीं गया। मतलब मैं अगर आप बात करूँ, मैं आई एम पैशनेट। प्रोफेशनली तब होता जब मुझे इससे कोई अर्निंग हो सकती होती या कोई पैसे लाइक कमाने का प्रोफेशनली प्लान एज इन होता। कि आपने डिफरेंट मुल्कों में गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, सो इन दैट सेंस कि हाउ यू थॉट कि रेहान, पहली बात यह है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं, जैसे तुम्हें पता है, मेरा ना तो कोई वर्कशॉप है, ना मैं किसी के लिए कोई गाड़ी बनाता हूँ, ना शोरूम है। सो जितने भी लोग हैं वो मेरे से एटलीस्ट, मैं क्या कहना चाहिए, एटलीस्ट मेरे साथ उनकी कोई वो नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन? मैं कॉम्पिटिटर हूँ किसी का। बेशक। सो लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था कि क्योंकि मैंने किसी के लिए गाड़ी बनानी नहीं है ना करना है, तो किसी का ना आपका बिजनेस ख़राब बिजनेस। करने के लिए मैंने गाड़ी नहीं बनाई। क्योंकि मैं समझता हूँ मैं, लेकिन अगर मेरे यार दोस्त भाई सारे अगर मुझे बोलें तो मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि यार अगर तुम किसी प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करो और तुम्हारा बिजनेस भी है, तो तुम्हारा तो काम वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, बेशक, इसमें कोई शक की ताकि बात नहीं। तुम लोगों को दिखाओ। तुम्हें देख के मैं आऊँगा, मुझे देख के लोग आते हैं मेरा बिजनेस नहीं है, मैं बोलता हूँ सॉरी मैं तो नहीं करता ये ऐसा ना काम। हो कि आपसे मैं गाड़ी किसी से बनवाऊं तो हर बार जब वो गाड़ी चलानी हो तो उसी को बुलाना पड़े कि भाई इधर आ, मुझे ये बता कैसे चलाऊं मैं। हाँ, ठीक है, या लोगों तो को फिर आप चलाने के एजुकेट। बाद वापसी उसको कॉल करके उसके बाद गाड़ी भिजवा रहे हो कि भाई गाड़ी ठीक करके दे वापसी। फिर जैसे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हमने वर्किंग की तो ये रियलाइज़ हुआ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट देख के कि जो गाड़ियाँ गोल घुमा रहे हैं इनको लगता है कि ये ड्रिफ्टिंग है। अब मैंने सोचा कि यार मैं व्हाई नॉट आई वुड एजुकेट पीपल कि यार मैं जो जर्नी करने जा रहा हूँ, हो सकता है उससे लोग सीख सकें, सीख सके, हो इंस्पायर हो सकता है लोगों सके। से इंस्पायर हो सकते हैं, हो सकता है लोगों को ये समझ आए कि भाई ये ड्रिफ्टिंग नहीं है गोल घुमाना, ड्रिफ्टिंग एक प्रॉपर मोटर स्पोर्ट्स है। इसको आप इस तरह मत लो कि जैसे वो लोग मीडिया में बोलते हैं खूनी खेल है तो ये है तो वो है। तो इस वजह से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट करता हूँ अपनी जर्नी को कि फ्रॉम द डे वन मैंने गाड़ी कैसे ली, कैसे बनानी शुरू की, रोज़ क्या किया। आपको पता है वो यूट्यूब पे सब है, तो लोगों को पता चले कि ड्रिफ्टिंग कल्चर क्या है। मीनवाइल मैं लकी था कि जब मैं ये काम कर रहा था, मुझे पता था उस वक्त ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लकी था कि उस टाइम पे मुझे तला ने अप्रोच किया। तला वॉज द फर्स्ट गाय जो मेरे पास आया कराची। उससे पहले ना मैं तला को जानता था, ना तला मुझे जानता था। तला मलेशिया से आया था। तला के लिए अच्छी बात ये थी कि तला आते ही तला ऐसे गार्डन्स ग्रुप के साथ जुड़ गया जहाँ एक रेस ट्रैक था जो हमें तो नहीं पता था, हमें तो वही नहीं आई थी। बिल्कुल ऐसे।
तो तला वॉज द गाय, फर्स्ट गाय जिसने आके मुझे इंट्रोड्यूस किया कि यार तुम ये कर रहे हो और तुम्हें शौक है और ये ऐसे गार्डन में ट्रैक है, तुम वहाँ और ट्राई करो। तो तला ने फर्स्ट टाइम हमें इनवाइट किया ऐसे गार्डन, शोएब भाई मिले हमें, फिर उसके बाद हम वहाँ गए। और अगर वो ट्रैक नहीं होता तो शायद ये जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे आके गाड़ी बना लेते, छोड़ देते। और तला ने बहुत सारे लोगों को हेल्प की और आज तक कर रहा है। देखो पूरा पूरा ऐसे गार्डन, मैं समझता हूँ कि शोएब भाई का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बीइंग अ मोटर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट। लोग मुंह से बातें करते हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड की। वाकई में एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए। बेशक देखो ब्लेसिंग से बढ़ के कुछ नहीं है। बेशक, इसमें कोई शक की मैं बात नहीं क्यों है। अपने इतने पैसे खर्च करके ऐसे गार्डन जाता हूँ हर महीने 2 महीने में, बिकॉज मुझे पता है कि वर्थ इट है वहाँ जाना। एंड दैट प्लेस फील्स लाइक अ फैमिली। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा नहीं जाना हुआ, लेकिन मैं जितनी बार भी गया हूँ, एवरीवन दे ट्रीट वेरी नाइसली। और मतलब वो हमेशा, मतलब जब भी जाता हूँ तो एक आधी बार मैं अपनी गाड़ियाँ ले गया तो मैं ऑड टाइमिंग पे भी चल जाता हूँ। स्पेशली मैं रात वाला बंदा हूँ ना। तला को कॉल की, तला कहीं पे था, तला ने कहा नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। अच्छा पानी चाहिए, ट्रैक वेट करना है ज़्यादा, मतलब गाड़ी ग्रिप कर रही है, नहीं घूम पा रही, उसने पानी मंगवाया, गीला किया और सब ना। तो आप तो ऐसे गार्डन मेरे से तो ज़्यादा कम बहुत दफ़ा गए बहुत होगे, कम ठीक गया है। हूँ। मेरा इंटरेक्शन तो बहुत रहा है। जी देखो पहली बात ये है कि तला बहुत सपोर्टिव है, दूसरी बात ये है कि तला लोगों को एजुकेट करे प्रॉपर वे में। सही है, वो भी ये चाहता है कि ड्रिफ्ट कम्युनिटी, ड्रिफ्ट कल्चर पाकिस्तान में प्रमोट हो। इसी तरह तैमूर, देखो तैमूर गाड़ी नहीं चलाता, फॉर एग्जांपल जी तैमूर है बाबर का भाई, जी ठीक है। तैमूर का क्या काम है, तैमूर इस ड्रिफ्ट कम्युनिटी के लिए हर जगह शो अप होता है। बेशक। जहाँ कोई इवेंट है, कुछ है, आप तैमूर भाई तैमूर वहाँ को पे कॉल करो, मिलेंगे। तैमूर वहाँ होता है। सही है। अब बताओ वो तो ड्रिफ्ट भी नहीं करता, क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि हमने इस कम्युनिटी को प्रॉपर तरीके से लोगों तक पोर्ट्रे करना है, लोग सीखें। हमारी लालच क्या है कि अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं तो कल हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे, वो इसको प्रोफेशनली कर सकें, प्रोफेशनली कर सके, उनके लिए आसानी हो सके। उनके लिए प्लेटफॉर्म बन चुका हो, जो हमें लोग मुश्किलात आई एजुकेट वो हो उनको चुके ना हों, आए। जो कि मेरा ख्याल है अभी बहुत तेज़ी से माशाल्लाह बढ़ रहा है। और अब तो ये लोगों ने इसको एंडोर्स कर लिया है जी कि ये ड्रिफ्टिंग एक चीज़ है जिसको जी स्पेक्टेटर्स के लिए बहुत बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। अट्रैक्टिव चीज़ है। और मेरे हिसाब से मैंने जितनी मेहनत की इसमें, वो मेहनत मैंने जो भी की उसमें, ये नहीं कि वो मेहनत मैंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए की है, मैंने लोगों को एजुकेट किया है कि इस तरह। और मैं हमेशा से तुम्हें पता है, ये बात बोलता हुआ आया हूँ कि स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग मत करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ट्रैक पे आओ, ताकि प्रॉपर तरीके से करो ना। ये रोड पे स्लाइड करना, वो शो मारने की ज़रूरत क्या है? ट्रैक पे आओगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इन्जॉय करोगे। दूसरा ये कम्युनिटी, चूँकि मैं इंटरनेशनली भी गया हूँ, ड्रिफ्ट कम्युनिटी या मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबको हेल्पफुल होती है। यानी अगर आपका दोस्त भाई गाड़ी पे काम कर रहा है तो दूसरे भी साथ आके लग जाते हैं, ऐसे ही कोई चीज़ चाहिए सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्टिव है। ले और सबसे बड़ी बात जो ड्रिफ्ट कम्युनिटी में मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, ज़ीरो पॉलिटिक्स। आई हैव बीन इनटू द पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट सीन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, और पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सैडली। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ड्रिफ्ट कम्युनिटी कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि यार अगर एक बंदा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको मॉक किया जाए, हाँ। यार तू कर नहीं पा रहा, हा 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 हा, नहीं। एवरीवन कम अप, दे टेल कि ऐसे ये गलती कर रहे हो, ये ऐसे ठीक हो सकती है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट अबाउट देखो इट। मैं तुम्हें इसमें एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आज अगर आप कंपटीशन कराते हो, सही है, उस कंपटीशन में हो सकता है कि मैं 3rd नंबर पे आऊँ, पहले नंबर पे मरवत आ जाए, दूसरे पे भीमर आ जाए, सही है। हो सकता है कि पहले पे मैं आ जाऊँ, दूसरे वो आ जाए। इट्स नॉट अबाउट कि ये ड्रिफ्टिंग एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट्स है जिसको आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। जितने रन, मल्टीपल रन्स आप लेते हो, हर रन दूसरे रन से डिफरेंट होता है। इसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा गेम है स्किल्स का, सही है। इट्स नॉट अबाउट, मैंने देखा है इतने बड़े बड़े प्रो ड्राइवर्स देखे हैं, हर दफ़ा नहीं जीतते। अभी रिसेंटली मैं आई एम नॉट इनटू अ लॉट इनटू ड्रिफ्टिंग, लेकिन मैं रिसेंटली एक न्यूज़ देख रहा था कि जो अभी लास्ट कोई प्रो ड्रिफ्ट चैम्पियनशिप थी, किसी बच्चे ने जीती है और उसने वो डियागो बिनोवा ने
15 साल का है, बाप बेटा 15 साल का। 15 साल का है। देखो अब वो अगेन उनका बहुत सीट टाइम है, उनको जी। बचपन से एक चीज़ प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बचपन से वो सिम खेल रहा है, बाप उसका, माँ उसकी भी ड्रिफ्टर है, आपको पता होगा। वो एक प्लेटफॉर्म है, वो उनका एक हर तरह का इन्वायरमेंट उनके पास वो है। मैंने तो क्लोजली जापान में जाके देखा है कि वो तो लाइक उनका तो डेली, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, वो डेली वाला स्पोर्ट्स है ड्रिफ्टिंग। तो आदिल भाई, आप क्या मतलब किसी कोई नया बच्चा है वो ड्रिफ्टिंग सीखना चाहता है, तो आप उसको क्या रेकमेंड करेंगे कि उसको सिम से शुरुआत करनी चाहिए? सिम का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन मसल मेमोरी एंड एवरीथिंग? मेरा ख्याल है 90% सिम आपको एजुकेट कर देगा, एजुकेट कर देगा। 90%। दूसरा, जो बच्चों की बात कर रहे हो या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, इधर एक एक सबसे बड़ा जो मेजर इशू आता है वो होता है फाइनेंशियल। देखो फाइनेंशियली मैं नहीं समझता किसी का भी कि पेरेंट्स उसको इतने पैसे खर्च करके सपोर्ट करें कि वो ड्रिफ्टिंग करे। से मेरे हिसाब से उस हिसाब से सिम बेहतर है। सिम बेहतर है, कंपैरेटिवली कॉस्ट कम है और मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है। जैसे कंपैरिजन में आपके पास गाड़ी होगी तो उसमें टायर जाएंगे, रिपेयर्स की कॉस्ट होगी, फ्यूल की कॉस्ट होगी, ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है सिम नहीं में। है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और बेसिक हमारी शायद ड्रिफ्टिंग या मोटर स्पोर्ट्स में मसल मेमोरी होती है, तो वो बनाने में सिम हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बहुत हेल्पफुल ज़्यादा। रहता है। किन किन मुश्किलात का सामना, मतलब कोई ऐसी मुश्किलात हो जो आपको याद होंगे, यार ये मुश्किलात ऐसी थी जो मुझे हमेशा याद रहेंगी, ये ड्रिफ्टिंग जब मैंने शुरू की तो मुझे ये मुश्किलात आई और ये नहीं आ सकती थी, इट कुड बी एनी रीज़न। यार वैसे तो ड्रिफ्टिंग इटसेल्फ आसान काम तो है नहीं। जी। हर रोज़ हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जी। क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू गो फॉर ड्रिफ्टिंग कोई ना कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई गाड़ी में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। तो लर्निंग कर्व इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है लर्निंग कर्व, कि आप एवरीडे कुछ नया सीख रहे हैं। दूसरा, ये बहुत इंगेजिंग मोटर स्पोर्ट्स है। इंगेजिंग इन द सेंस कि इट्स नॉट अबाउट कि जी आप आए ट्रैक पे, गाड़ी स्टार्ट की, चलाई और चले गए। उससे पहले की भी जर्नी है। आप कई कई महीने गाड़ियाँ बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। फिर गाड़ी बिल्ड करने के बाद टेस्ट करनी है, टेस्ट करने के बाद आपने चलानी है। टायर द कौन सा डे सही जब है, आप टायर का चलाते हैं साइज़ आके, कौन सा सही है, टायर साइज हो गया, टायर प्रेशर हो गया, कैम्बर कास्टर। बहुत सारी चीज़ें, मतलब अभी बताने बैठूंगा तो एक पूरी लिस्ट है। दूसरा, जब आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल की मेहनत के बाद आप ट्रैक पे आते हैं और आप आके लोगों के साथ गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो पता चलता है 2 रन्स बाद आपकी गाड़ी में क्या कुछ ब्रेक डाउन हो गया। तो बड़ा पेशेंस चाहिए यार इस मोटर स्पोर्ट्स को करने के लिए, ड्रिफ्टिंग स्पेशली। GTR 35 खरीदने का कैसे सोचा दिल भाई, मतलब स्पेशली, GT मतलब सबकी मेरी भी ड्रीम कार है, बहुत सारे बॉयज़ की और हाँ भी ड्रीम कार होगी, तो यार, GTR हाउ इट ऑल स्टार्ट। खरीदने मतलब GTR ऑब्वियसली मेरी भी ड्रीम कार थी, नहीं ड्रीम कार स्टिल है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है यार कि मतलब जो सोचा अल्लाह ताला ने दिया। GTR लेने के लिए बस दिमाग में सवार था, GTR लेनी है, GTR लेनी है, और उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते खोलता गया। GTR मिली बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में, वो भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, वो सनी से कभी सुनना। खैर GTR ली, तो GTR लेने के बाद के जो नए एक्सपीरियंसेस हुए वो बड़े डिफरेंट थे। जैसे कि जब मैंने GTR ली तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि जिस तरह GTR मेरे दिल में बसती है, जिस तरह मेरे दिल में GTR के लिए एक अलग एक स्पेस है, उसी तरह लोगों की है। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया, जब मैंने GTR ली और मैं जब रोड पे जाता था तो लोग GTR को बहुत ज़्यादा उसको देखना, और जब मैं फेज़ 8 जाता था, फर्स्ट काउंटर जो मुझे हुआ ना लोगों का इंटरेक्शन का, वो ये था GTR की वजह से था। और मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन लोगों के साथ एज अ मोटर स्पोर्ट्स हुआ वो इस तरह था कि उस वक्त मैं ड्रिफ्टिंग नहीं करता था, आपको याद होगा। उस वक्त लोगों ने आके मुझे, जैसे सबके साथ होता है, गाड़ी की तस्वीर लेनी है, गाड़ी अंदर से देखनी है, मुझे लोगों ने आके बोलना शुरू किया कि सर हम आपकी गाड़ी में एक राउंड मिल सकता है। तो मैं सबको बिठा लेता था और राउंड देता था। आपको याद होगा मैं बड़ा मुझे मशहूर हो बिल्कुल गया बिल्कुल था। मुझे याद है, उसमें कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया मेरे ऊपर, और ये भी याद है मुझे। मुझे ये बोला कि बेसिकली लोगों ने मुझे ये बताया कि यार हम तो अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं कि चप्पल भी उतार के बैठते हैं, तो तुम जो है सबको बिठा के गाड़ी चला रहे हो सर।
तो मैंने बोला यार देखो प्यार तो मैं भी तुमसे शायद ज़्यादा ही करता हूँ, कम नहीं करता हूँ गाड़ी से, लेकिन आपकी ज़िंदगी बट में इंसानियत की वैल्यू बट ऊपर है। मैंने बोला कि यार मेरी गाड़ी से ज़्यादा अगले की फीलिंग्स की वैल्यू है। जिस तरह मेरी ड्रीम कार है, जिस तरह मैं सोचता हूँ, वैसे अगला भी सोच समझ के कितनी हिम्मत करके आके किसी को बोलता होगा कि सर मैं एक राउंड मिल जाएगा गाड़ी में, तो आप उसको अगर मना कर दें तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। सही बात है। और मैंने बोला कि यार मैं गाड़ी, ठीक है बहुत प्यार है मुझे गाड़ी से, क्या पता आज ये कल मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कोई और रखी हो, तो मैं क्यों सोचूं कि नहीं यार किसी के बैठने से गाड़ी गंदी हो जाएगी। बैठो यार सब वेरी सब नाइस। बैठो। तो इस तरह का इंटरेक्शन एक दफ़ा हुआ था, जब बल्कि जब मुझे वकास ने ये रैप वगैरह मैंने किया, वकास की वर्कशॉप पे रैप कराया था मैंने, जी बंदा वहीं जी। पे आया था। तो जब वहाँ से हम निकले तो सबसे पहले गाड़ी लेके मैं फेज़ 8 गया तो गोल्फ वाले रोड पे था, तो एक बाइक पे एक बंदा आया, आके रुक गया। गाड़ी एक शॉकिंग था ना लोगों के लिए, इस तरह की स्पोर्ट्स कार रैप्ड, बहुत और आपकी डिफरेंट यूनिक दिख रही थी, लिवरी अलग किस्म बहुत ही की है। डिफरेंट दिख रही थी। तो लोग वो रुक के ऐसे देख रहा था अजीबो गरीब तरीके से कि पता नहीं क्या आ गया है, जैसे यहाँ पे रोड पे। अच्छा उसके साथ उसका 6 साल का हार्डली बच्चा था, वो आगे बैठा हुआ था गोद में। तो उसने मुझे आके बोला भाई ये गाड़ी आपने यहीं से ली है, जैसे वो एक स्ट्रेंज सवाल करना शुरू कर दिया उसने। हाँ। मैं कहा हाँ यहीं से ली है, ये स्पोर्ट्स कार है। तो उसने मुझसे कहा कि यार भाई अगर आप बुरा नहीं माने मैं आपसे एक बात बोलूँगा। बोला जी बोले। कह रहे यार आप मेरे बेटे को इसमें बिठा के एक राउंड दे दोगे, मेरे बेटे को बड़ा शौक है। मैंने बोला क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं यार बिठाओ। गाड़ी में बच्चे को बिठाया और गोल्फ वाले रोड पे ऐसे 2 चक्कर लगा के मैंने गाड़ी से उतरा, उसके बेटे को उतारा। तो वो मुझे कहता है कि मुझे आज भी याद है उसकी लाइन, उसने मुझे बोला यार आपका बहुत शुक्रिया। देखो एक बाप के लिए ना अगर उसका बेटा मुस्कुरा रहा है तो बाप के लिए उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो वो मुझे कहता है कि यार आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इतनी कीमती गाड़ी में मेरे बेटे को बिठाया। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला मेरी गाड़ी कीमती नहीं है, बोला तुम्हारा बेटा कीमती है। मैंने कहा मेरा बेटा होता है ना तो मैं शायद ना बैठाता, मैं इतना ट्रस्ट ही ना करता अगले आदमी पे। मैं कहा तुम्हारी मेहरबानी, तुमने अपना बेटा मेरी गाड़ी में बिठाया। सही बात है। तो मैंने बोला कभी मत सोचना कि मेरी गाड़ी कीमती है और तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा बेटा इससे ज़्यादा कीमती है। गाड़ी तो आनी जानी है, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी। तो लोगों की फीलिंग्स मैंने देखी, क्यों ब्लंटली लोग आते हैं और आके बोल देते हैं आदिल भाई बिठाओ में। वो एक इमेज था, एक कल्चर था, मैं देखता था कि कोई आके किसी की तस्वीर गाड़ी की ले रहा हो तो आपको तो पता होगा ट्रैक पे बेशक मुझे पता है हाथ दिल भाई। रखा, लोगों को बड़ा शौक होता है हाथ दिल लग भाई, के I और have चिपक के तस्वीर been through खिंचवाने के, this by तो myself. लोग डांट देते थे। I have been through this by myself. मैंने ये चीज़ खुद फेस किया दिल भाई, ठीक है। आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनसे मैंने कभी बोला कि यार आई वांट राइड इन योर कार, और उन्होंने मुझे मना कर दिया है, कोई मुझे वो बहाना करके चले गए। और अल्लाह ने वक्त बदला, चीज़ें बदलती हैं। मैंने कभी आज से पहले ये बात नहीं बोली ऑन कैमरा, तो कभी नहीं बोली। बोलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि देखो तो आदिल भाई वो चीज़ ना, मेरा बहुत बचपन का मेरा दोस्त है, वो खड़ा हुआ था ना, मैं उस दिन ऑफेंड नहीं हुआ, वो फेंड हो गया। तो बंदा चला गया, वो ना गलत गलत बातें बोलने लगा, उसको गालियाँ देने लग गया कि यार तू इन लोगों के लिए इतना करता है, इनको कोई काम पड़ता है तो इनको मना नहीं करता, वो तुझे ऐसे कैसे मना करके चला गया। कहता है ये फ़लानी गाड़ी ना तेरे पास होगी। मैंने कहा नहीं यार मैं कैसे लूँगा, सुपरा की बात थी। मैंने कहा मैं कैसे लूँगा, मैंने कहा यार मुश्किल है, कैसे लूँगा मैं ना। अब यकीन माने, पता नहीं अल्लाह पाक ने क्या निज़ाम बनाया दिल भाई, 1 साल के अंदर मेरे पास सुपरा थी। तो वो वाक़या ना मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। मुझे उस वाक़ये ने सिखाया कि मेरा मालिक अगर चाहे ना, तो मेरा मालिक किस तरह चीज़ें बदल सकता है, ये हमारी सोच से बालातर है। तो आज आपने मुझे बोला वो चीज़ याद, आपने बात बोली ना, मतलब वो सब मुझे वो रिकॉल हो गया। मेरे 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 डैडी मुझे हमेशा बोलते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बनी है, आप चीज़ों के लिए नहीं बने। बेशक। तो इन चीज़ों को लेके कभी भी ऐसी फीलिंग मत रखना, जैसे होता है ना बाज़ दफ़ा लोग जी। चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, उनको अपनी भी परवाह नहीं रहती, बोलते हैं नहीं। तो भाई चीज़ें आपके लिए बनी है, आप इनको उसी तरह लो कि यार ये एक है, कल दूसरी होगी, ऐसे ही तीसरी है। होगी, कभी भी और मत हमेशा सोचो। इंसानों की वैल्यू चीज़ों से ऊपर होनी चाहिए दिल भाई। और वी शुड ऑलवेज़ रिमेंबर आवर रूट्स।
रूट्स जो बंदा भूल गया ना, वो फिर अपने आप को कुछ अलग ही मखलूक समझने लग जाएगा और इवेंचुअली वो तबाह होगा। यार मैंने तो देखो खुद जैसे मेहनत करके सब कुछ चीज़ें की हैं, तो मुझे लोगों की लोगों की दोस्ती की और रिलेशंस की कदर है। पैसों को मैं हमेशा सेकेंडरी रखता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम में से किसी ने कुछ भी नहीं लेके जाना, सब यहीं रह जाना है। लोग एक याद चीज़ रह रखें। जाती है कि यार अच्छा वो ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसा था। और हर रोज़ अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, या अगर कोई आपकी वजह से खुश हो जाता है 1 मिनट के लिए भी, तो आपके लिए वो अचीवमेंट है। बेशक, ऐसा और है। लोग आपको याद रखें तो इस वजह से याद रखें कि आप कैसे इंसान थे, ना हाँ, कि इस वजह से कि आपके पास वो फलानी चीज़ मौजूद थी। वही सबसे बड़ी जीत होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही तो खैर वापस ड्रिफ्टिंग के ऊपर ही है। आ जी। जाते हैं। ड्रिफ्टिंग का क्या फ्यूचर अब दिख रहा है आपको पाकिस्तान में? यार ड्रिफ्टिंग का मुझे अब सच्ची बात है बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सूनर और लेटर जो हमने मेहनत की है वो पे ऑफ होगी। और एक और बात, जो हमारे बाद अब लड़के आएंगे या लड़कियां आएंगी, उनको इसमें प्रोफेशनली भी उनको हम्म। मुझे लगता है कि पैसे मिलेंगे, स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ब्रांड्स उनको अप्रोच करेंगे, मुझे लगता है। और सपोर्ट स्ट्रक्चर भी मौजूद है 100%। कंपेरेटिव टू प्रीवियस टाइम्स। अब तो लोगों को अवेयरनेस हो गई है ना, क्योंकि यार ये ट्रैक है, ये ड्रिफ्टिंग ऐसे है, प्रॉपर है, तो लोग अब इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जब मैं अकेला बोलता था कि यार ट्रैक पे आओ, ट्रैक पे आओ, ट्रैक पे आओ, ड्रिफ्ट करते हैं, ये प्रॉपर ड्रिफ्टिंग ये होती है, ये होती है, लेकिन लोग नहीं सुनते थे, लोग वही रोड पे चले जाते थे। आज भी लोग रोड पे जाते हैं और आसान समझते हैं, जाते हैं ट्रैक पे, डोनट मारते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनको वाकई में शौक है और जो इस मोटर स्पोर्ट्स को फील करते हैं, और जब वो आते हैं और ट्रैक पे आते हैं, तो उनका दिमाग बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है। वो बेशक। देखते हैं कि यार अच्छा असल में ये क्या चीज़ है। और ना दिल भाई, आई थिंक सो पाकिस्तान की ड्रिफ्ट कम्युनिटी को जो शेप दिया है, उसमें जो 2021 का हमारा ड्रिफ्ट इवेंट था, उसका बहुत बड़ा हाथ है। जो ऐसे गार्डन में हुआ ऐसे था, गार्डन वाला बिल्कुल। जो ड्रिफ्ट इवेंट है, जो व्रूम रेसिंग सर्किट पे हुआ था, तला ने अरेंज किया था, शायद उस टाइम वासिफ भी मौजूद था। वो जो इवेंट था, उसमें उससे उमर आया, आश्ता के उमर, ठीक है। अब्दुल्ला ने बोला, उस मुझे कन्वर्सेशन याद है उस टाइम की, कि अब्दुल्ला ने बोला कि बस आई एम कमिंग वेरी सून। आया तो वो फिर फुल फ्लो के साथ आया, हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यार देखो, एक तो पहली बात है कि उससे पहले पहले हम जब गए थे, जब इनवाइट किया था ऐसे गार्डन ने, ताला ने हमें, तो हमें समझ आ गया था कि एक ट्रैक है। जी। फिर हमने बॉयज़ को इकट्ठा किया जो जो हो सकते थे, तो कि एक ड्रिफ्ट इवेंट कराएं, जिससे लोगों को एक वाइब का पता चले कि ये क्या होती है। उस पर देखो 4 चांद ऐसे गार्डन ने लगा दिए थे। बेशक। जो मैनेजमेंट थी शोएब भाई की, जो उन्होंने खुला इनको बजट दिया, स्क्रीनिंग हुई है, बहुत इसमें 2-4 सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए थे, प्लस मतलब एक और उस अलग ही टाइम वाइब थी, अलग ही सच माहौल कोई था, क्या स्पॉन्सर्स मज़ा भी था। इन्वॉल्व नहीं थे। स्पॉन्सर्स नहीं थे, सिर्फ ऐसे गार्डन के अपने पैसे थे। तो शोएब भाई ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। उससे लोगों को समझ आया कि ओके यार ये इवेंट है। मुझे आज भी याद है कि यार उस इवेंट में जब हम पेडॉक पे खड़े हुए थे, तो लोग आ रहे हैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, वो एक फ़ैन मूवमेंट, बड़ा अच्छा लगता है मूवमेंट। बेशक। फ़ैन मूवमेंट होता है, लोग आ रहे हैं, आपको आपको बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन मिल रहा होता है, तो आपका दिल खुश होता है, आप कहते हो नहीं और करेंगे इस तरह का। बट हम तब भी, हमारा यही गोल था कि हम इसको प्रॉपर तरीके से ही आगे प्रमोट करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। और उसी तरह हुआ। अब ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है लोगों के, नहीं ये कुछ है, ये मोटर स्पोर्ट्स है, इसको प्रॉपर तरीके से करना है। और बॉयज़ बड़ी तेज़ी से अब आ रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। बेशक ऐसे ही है। अदील भाई, ड्रिफ्टिंग तो आप करते ही हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा कि यार ऑटोक्रॉस में भी पार्टिसिपेट किया जाए? ऑटोक्रॉस भी काफ़ी ग्रोइंग थिंग है इन पाकिस्तान, और काफ़ी पहले से भी मौजूद है। यार देखो, मैं या रैली में। टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें सच बताऊँ, जो फीलिंग और जो मज़ा मुझे ड्रिफ्टिंग में आता है, और जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत एंगेजिंग है, आप इसके लिए महीनों काम कर रहे होते हो, तो मेरा ख्याल है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। रैली के लिए भी लोग महीनों काम कर रहे यार हैं। देखो, अब वो फॉर एग्जांपल रैली वाले को आप बोलो 4 चीज़ों में और आ जाए, तो देखो इसके अलावा भी लाइफ हाँ, है, देखो ऐसे ही, लाइफ है, हाँ ऐसे ही है। प्रोफेशनल लाइफ है,
फैमिली लाइफ है, कितनी चीज़ों के लिए टाइम निकालोगे? नहीं हर रोज़ हर चीज़ को आप पूरा नहीं कर सकते। नहीं, वैसे ही कभी सोचा नहीं ऐसी रैंडम मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा मुझे। ट्राई कभी ट्राई करें, देखना यार चाहेंगे हम सब फिर वही आपको। बात है कि फिर अगर तकलीफ शुरू हो गई मुझे कि प्रॉपर तरीके से करना है, तो फिर एक नया चैप्टर खुल जाएगा, फ़ायदा नहीं है। GTR खुली हुई होगी, नहीं रहने फ़ायदा दे। नहीं है, फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। 350 ये आपकी बहुत पॉपुलर है। LS स्वैप, मतलब जब आप जा रहे होते हैं तो उसी धुएं कर रही होती है, तो उस LS स्वैप तक का कैसा सफ़र था, क्या मुश्किलात था, क्या सामना हुआ, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यार पहले तो तुम्हें पता है, इनिशियली हमने स्टॉक्स ही बनाई थी। फिर जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे EDC दुबई करना है, मुझे पावर गोल्स ज़्यादा चाहिए, तो उधर जब मैंने सिल्विया शुरू की, तो सिल्विया वाज लाइक 800,000 हॉर्स पावर। तो मैंने बोला यार समथिंग इन बिटवीन, कुछ पाकिस्तान में हो कि जब भी प्रैक्टिस करूँ तो इतनी तो पावर मिले कि थोड़ा सा पता हो। ऐसा नहीं है कि 200 हॉर्स पावर से 800 पे बैठ जाओ तो आप गाड़ी नहीं संभाल सकते। सो फिर LS बिल्ड करना शुरू किया। LS बिल्ड करना शुरू किया तो बहुत रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान में लाइक इसको समझना या इसका कोई भी काम कराना बहुत मुश्किल है। फिर ख़ुद से पार्ट्स ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद फिर रिक्वेस्ट की नासिर को, नासिर अल हरबली आप जानते हो, जो OIDC चैम्पियन भी था। वो बड़ा डेडिकेटेड था अपने इसमें, शौकीन LS बिल्ड कर रहा था। जब अपना हमने देखा, अच्छा मेरी इंटरेक्शन थी, दोस्ती थी। आज भी वो किसी के लिए काम नहीं करता। अभी आपने देखा होगा रेगा भी गया हुआ था, वो माशाल्लाह यूरोप इधर उधर आगे पीछे जा रहा है। तो उससे रिक्वेस्ट की कि यार ये LS बिल्ड करना है तुम आओ। तो खैर वो आया और हमने यहाँ बिल्ड किया। प्रॉब्लम्स में बहुत सारी ऐसी माइनर प्रॉब्लम्स थी जिसने बहुत टाइम लिया। कि कोई टूल चाहिए फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए, वो टूल नहीं है यहाँ किसी के पास। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक टूल चाहिए, जैसे मैंने जो फेस किया, आई डोंट नो, हो सकता है हो लोगों के पास। अब टॉर्क करना है तो टॉर्क रेंच नहीं मुझे मिलते थे प्रॉपर। फिर डिग्री करना है, उसको डिग्री नहीं मिलता था, सही है। फिर आपको फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो पुलिस खोलनी है, पुलिस खोलने के लिए एक प्रॉपर एक टूल आता है, वो किसी के पास नहीं था, डैम्पर पुली वगैरह, सही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा अगर आपको अपना मेजरमेंट करने हैं, लिफ्टर्स मेजरमेंट करने हैं, तो लिफ्टर मेजरमेंट करने के लिए किसी के पास टूल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जुगाड़ों में वैसे ही चल रहा है पाकिस्तान। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने ली। फिर मैंने लोगों को बोला कि अगर कोई बिल्ड करे, किसी के पास नहीं है टूल, मुझसे ले ले। अब मेरे पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जिसको चाहिए अकेले। टूल्स के अलावा पार्ट सोर्सिंग में किस तरीके के इश्यूज पेश आते हैं या यार बहुत इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू ये है कि आपको ड्यूटी बहुत देनी पड़ती है। दूसरा इशू ये है कि बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम पहले से पार्ट्स ऑर्डर करके रखते हैं जो हमें पता होता है कि हमें स्पेयर्स चाहिए होंगे। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो ड्रिफ्टिंग में आएगा उसको पता चलेगा। जैसे E46 अभी आप बना रहे हैं, अब वो E46 आपके पास खड़ी हुई, मुझे याद है गालिबन 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 4 साल 21 में ले ली थी आई थिंक, सो इवेंट के बाद गालिबन ली थी ऐसे ही है। और अब लोग तो अभी देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि आदिल भाई ने बस फटाफट बना ली। सो व्हाट वाज द ऑल एफर्ट बिहाइंड दैट कार? यार लोगों को ऐसा लगता होगा बहुत आसानी से बना ली, बट आसानी नहीं है। देखो मेरे पास ऑलरेडी 2 जी हैं, सही है। मेरे पास ऑलरेडी स्पेयर इंजन पड़े हुए थे। फिर 350Z के VQ को हम बहुत समझ चुके थे, बहुत दफ़ा तोड़े, खोले, बनाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही रिलायबल और इजी सोर्स है करने के लिए। कोई भी गाड़ी आए और आप VQ डाल दो मैनुअल गियर के साथ, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना और आपकी गाड़ी गुड टू गो है, आप गाड़ी चलाओ, ठीक है। और रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो ऐसा होगा कि एवरी टाइम यू गो ऑन द ट्रैक और आप ड्रिफ्ट करो और आओ, कुछ नहीं होगा गाड़ी को। ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रैक पर जाओ तो लोग आपको देख रहे हैं आज ये ख़राब है, ये ख़राब है, ऐसा नहीं है, बहुत रिलायबल है। अच्छा दूसरा ये था कि 4 साल से गाड़ी खड़ी थी, माइंड में इसलिए नहीं था कि LS पे ही हमारा फोकस था, और LS बहुत उसने हमारा टाइम भी लिया, पैसा भी बहुत लिया। तो हमने बना ली, तो हमने कहा यही ठीक है। देखो एक तो बहुत ज़्यादा हमें ड्रिफ्ट करने का मौका नहीं मिलता, सीट टाइम बहुत लेस है पाकिस्तान में।
अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक दफ़ा लाहौर जाना प्रॉपर और जाके 2 दिन गाड़ी चलाना वो एक अलग चीज़ है। अगर आपके कराची में ट्रैक हो तो मेरा ख्याल है एवरी वीकेंड हम कर सकते हैं, बेशक। एवरी वीकेंड जो कर रहा होगा उसका सीट टाइम क्या होगा और जो 4 महीने में एक दफ़ा कर रहा है उसका सीट टाइम क्या होगा, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये जो कराची में डिफरेंट ट्रैक्स भी आप यू वर लुकिंग एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट ट्रैक्स, एक रील भी डाली थी आपने, तो क्या क्या बना उसका? यार हमने पहले सोचा था कि ओमनी हमें सपोर्ट करेगा, बट ओमनी इन टर्म्स ऑफ मोटर स्पोर्ट सपोर्ट करने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट से। वो बोलते हैं बट वो सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने इश्यूज हैं जो भी हैं वट एवर। एक तो प्रॉपर ट्रैक नहीं है ड्रिफ्ट के लिए, कार्टिंग इट्स अ ट्रैक प्रॉपर कार्टिंग ट्रैक। दूसरा कोई मोटर स्पोर्ट्स मेरा नहीं ख्याल वो हैंडल कर सकता है, अदर देन ऑटो क्रॉस एक आध दफ़ा हुआ था, आई डोंट नो उनका क्या फीडबैक था, मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं समझ आता। दूसरा वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे भाई। आप सपोर्ट करें, सपोर्ट करना क्या होता है? सपोर्ट करने होता है आप ट्रैक दें। ये थोड़ी है कि वो ट्रैक भी वो कहते हैं कि हमारी 5 से लेकर रात 2 बजे तक कार्टिंग टाइम है, उससे पहले ले लें, और जी वीकेंड पे नहीं देंगे, वीकडेज़ में ले लें। भाई साल लोग इतने फारिग थोड़ी हैं। फिर अगर ट्रैक पे कुछ ख़राब हो जाए तो जी ये उसको उसके साथ अलग उनका बिहेवियर है। सही है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ट्रैक लोग बनाते हैं, ट्रैक को यूज़ करते हैं, और ट्रैक जिनके होते हैं वो लोगों को सपोर्ट, मोटर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने वाले ट्रैक के लिए की चीज़ें, ट्रैक के रूल्स इजी रखते हैं। ये थोड़ी होता है कि इतने हार्ड रूल्स हों, चीज़ें हों कि आप किसी को 2 गाड़ियाँ टैंडम करनी है तो ना करने दें। सही बात है। मैंने गाड़ी टेस्ट करने गया, गाड़ी मेरे हाथ से निकल गई, उनका पोल गिर गया, सही इन्होंने मेरे को बिल पकड़ा दिया, उसी वक्त मैंने पे कर दिया, ठीक है, मुझे बना के 1.5 लाख रुपए का बिल दे दिया। आई डोंट माइंड, चलो जी ठीक है आपका नुकसान हुआ, बट ट्रैक है किस लिए? गाड़ी लगेगी, गाड़ी लगेगी, आपने कर लिया, फिर 2 गाड़ियों के लिए हम टैंडम के लिए बोल रहे हैं तो वो मना कर दिया, मतलब मेरी समझ से बाहर है। वो ट्रैक भी थोड़ा छोटा फिर है। जो आपने मुझसे बात की, जो मैंने ट्रैक जी, जो आपने मैंने explore ट्रैक किया था। एक्सप्लोर किया था सफारी पार्क का, उस पर मैं गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ बैक एंड फोर्थ लगा हुआ था। मुझे जो है वो तकरीबन 2 दिन पहले परमिशन मिली है, मिल गई है, उन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है हम आपको ट्रैक के लिए जगह देते हैं सफारी पार्क में ही, सफारी पार्क के बैक। अब देखो वो क्या होता है, एक प्रोसेस है। अगर वो हो जाता है तो हमारे पास कराची में भी प्रॉपर ट्रैक हो जाएगा, उससे हमारे इवेंट्स हो सकते हैं, 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आई विल बी द हैप्पीएस्ट गाय, मेरे से बहुत करीब है। हाँ हाँ, मुझसे पूछा था, मैंने बोला कि सफारी पार्क हमारे लिए सूट करेगा जी। क्योंकि मिडिल ऑफ द सिटी है, ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ मिलेगा इट वुड आपको, बी ज़्यादा फीजिबल फुटफॉल मिलेगा। फॉर एवरीवन, और ऑलरेडी वहाँ पे एक रनिंग फुटफॉल भी अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट वुड बी नाइस। ड्रिफ्टिंग ठीक हो गया, मैं तो जानता हूँ, लेकिन अगेन एक और ऐसा सवाल जिसके बारे में मैं जानता हूँ लेकिन लोगों को लगता होगा कि आप काम लोगों से कराते हैं, तो कौन काम करता है आपकी गाड़ियों पे, कैसे होता है? देखो हमने अपने घर के अंदर एक वर्क, देखो मैंने पहले रियलाइज़ कर लिया था जब शुरू में 1-2 दफ़ा स्पोर्ट्स कार का कोई काम था, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था यहाँ पे लोग बहुत डिले करते हैं और आपकी गाड़ी पे काम करते हुए बहुत नखरे दिखाते हैं। बेशक। अगर आप वर्कशॉप में गाड़ी देते हैं, आप तो खुद वर्कशॉप अपने चलाइए, वर्कशॉप में अगर कोई बंदा गाड़ी देता है तो वो और भी 10 गाड़ियों पे काम कर रहे होते हैं, तो वो आपकी गाड़ी पे उस तरह डेडिकेटेडली काम नहीं करते। तो मैंने सोचा ये जो पंगा लेने में जा रहा हूँ, ये पंगा अगर वर्कशॉप्स के आसरे पे रह के लिया तो ये मैं नहीं कर सकता। तो उसी दिन सोच लिया कि करना तो ठीक तरीके से है, तो अपनी वर्कशॉप बना दी घर के अंदर, और अपने साथ एक बंदा हायर कर लिया कि जो एक मैकेनिक मुझे मिल गया, उसको खुद शौक़ था, उसने कहा मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की गाड़ियाँ करने का, तो मैंने कहा आप मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब से बैठ के पार्ट ऑर्डर करके चीज़ें सीख के उसको भी बता सकता हूँ, वो भी देख सकता है, हम कर सकते हैं, लेकिन मैं फुल ऑन गाड़ी पे काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑफिस है, बिजनेस है, फैमिली, लेकिन मैं उसको गाइड करता रहता हूँ। तो मेरे पास प्रॉपर टीम है, जैसे फैब्रिकेटर है मेरे पास, अपने पास मेरे पास पूरा 24/7 का मैकेनिक है जो मेरी टीम का पार्ट है। आजकल मैं उसको खुद गाड़ी दे रहा हूँ, वो सीख रहा है डोनट्स, अच्छा, उसको शौक है, मैं बोला तुम करो, मेरी गाड़ी यूज़ करो। तो
इस तरह से हमने एक पूरी टीम बना ली। अगर हमें कोई वायरिंग का काम होता है इशू, तो उस पर हमने दो आप जानते हो कि जिब्रान उसको हायर किया हुआ है, तो वो ऑन एंड ऑफ जब ज़रूरत पड़ती है बुला लेते और हैं। इन लोगों के साथ आप खुद भी लगे हुए होते हैं। खुद भी साथ होते हैं ऑब्वियसली। जब तक साथ नहीं होंगे, क्या पार्ट मंगा रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, वो सब चीज़ें तो नहीं ना, वो बतानी पड़ती हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ, तो वो थोड़ा गाइड करना पड़ता है। फिर ये होता है समझ नहीं आ रहा तो चलो आओ यूट्यूब खोलो, आओ देखते हैं कैसे है क्या है। तो अपने साथ साथ मैंने उनको भी बेसिकली एंगेज कर लिया अपनी टीम को कि यार तुम्हें भी मैं डोनट सिखाता हूँ, ड्रिफ्ट सिखाता हूँ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन देगा। सही बात है। तो अब वो एंगेज हो गए हैं, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ गया है, खुद भी शौक हो रहा है कि हमने करना है, तो फिर वो और शौक से कर रहे हैं काम सारा। टॉप 3 ड्रिफ्टर्स अदील भाई ऑफ पाकिस्तान, मैं जानना चाहूँगा अदील भाई की ज़बानी। टॉप 3 ड्रिफ्टर्स यार देखो, मैं अगेन बोलूँगा, ड्रिफ्टिंग एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट्स है कि यू नेवर काउंट एनी ड्रिफ्टर एज अ टॉप 3 चले ड्रिफ्टर्स। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लूँ। नहीं मसला नहीं है। टॉप 3 को इस तरह कर लेते हैं हम कि ऐसे 3 नाम मैं आपको स्किलफुल ड्राइवर्स का बताता हूँ। 3 स्किलफुल ड्राइवर्स। स्किलफुल ड्राइवर्स हैं बेसिकली, जिसमें ऑब्वियसली मरवत है, बीमर है, उमर है, और स्किलफुल ड्राइवर्स में उसामा है। सही, उसामा बहुत अच्छा ड्राइवर है। सही है। तलहा, बाबर, ये लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे ड्राइवर है, बहुत अच्छे ड्राइवर है। और उन्होंने उनका एक्सपोजर भी टोटल डिफरेंट हाँ, है। उनको मैं, हाँ, बिकॉज मैं आपको लोकल टैलेंट की बात कर रहा हूँ, मैं भी जिसमें लोकल टैलेंट की बात अब्दुल्ला, ये फैज़ान, उमर, उसामा, सब बहुत अच्छे हैं। देखो ड्रिफ्टिंग मैंने बोला ना, अगेन बहुत प्रेडिक्टेबल गेम है। कभी गाड़ी में कोई इशू आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, जैसे अभी मैं E46 चेक करने गया हुआ था, मैं उनको बोलता था मुझे लीड रन नहीं, मुझे चेज़ रन दो। जैसे तला को बोलता था कि मुझे पता है मेरी गाड़ी, अभी मेरी गाड़ी में एक इशू आ रहा था, मेरी गाड़ी चलते चलते एकदम फ्यूल कट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लीड रन पे हूँ और गाड़ी फ्यूल कट करती है, तो चेज़ ड्राइवर तो मेरे अंदर घुस जाएगा। सही बात है। वो तो तला था जो इतना ऑब्वियसली स्मार्ट ड्राइवर है, उसको पता है कि अदील की गाड़ी का इशू है, उसने मेंटेन किया हुआ है, उसको पता है। मैं इशारा भी कर देता था इन्हें, और ये समझ भी जाते थे कि अदील की गाड़ी में इशू हो गया है। जहाँ पावर कट कर दिया, अच्छे ड्राइवर को पता चल जाता है कि लीड रन में कुछ ना कुछ 19-20 हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और एक ड्राइवर की गाड़ी में कोई इशू जाता है या कट कर, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि यार ये टॉप 1 नहीं है, ये टॉप 1 नहीं है, टॉप 2 ये है, टॉप 3 है। नहीं, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स सब ड्राइवर्स की बहुत अच्छी हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें सीट टाइम चाहिए और मज़ीद इसको अच्छा करने के लिए। अदील भाई अब आ जाते हैं फैंस के सवालों पे, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। ये हमारा एक नया सेगमेंट है जिसमें हम डिफरेंट आपके फैंस से सवाल पूछते हैं ऑन माई ब्रॉडकास्ट चैनल, ऑन माई स्टोरीज़। तो ये उनके पूछे हुए सवाल हैं, जिसमें से कुछ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ये सर्किट वाली बात आपने बता दी, जो सर्किट ढूंढा था उसकी अप्रूवल आ गई है, सून इट विल बी कमिंग। बिजनेस मॉडल भी डिस्कस हो गया हम आपका। ये 2 सवाल थे। तीसरा इज़ वेयर इज़ LS Swap Z राइट नाउ, बहुत दिनों से दिखी ओके, हम बेसिकली तो मैंने LS इंजन तोड़ दिया था जी, तो दोबारा रीबिल्ड करने के लिए LS तोड़ दिया। LS तोड़ दिया था। जब मुझे दोबारा रीबिल्ड करना पड़ा तो मुझे यहाँ समझ आ गया कि यहाँ रीबिल्ड होना मुश्किल होगा। मेरी जो नासिर से बात हुई, ज़ियाद से बात हुई, उसने बोला अदील तुम्हें इसको भेजना पड़ेगा। तो वो भेजने का प्रोसेस इतना मुश्किल था, उसमें 6 महीने लग गए, इतना तकलीफ दे था। खैर वो मैंने भेजा, वो दोबारा रीबिल्ड हुआ नए सिरे से। हमने इस दफ़ा दोबारा स्ट्रोकर किट रीबिल्ड की है, और वो रीबिल्ड होने के बाद फिर जब वो वापस मंगवाया थ्रू शिप, पहले तो बायर आ रहा था, बायर का कुछ इशू हो गया, नहीं आ पा रहा था, तो थ्रू शिप मंगाया। अब वो पाकिस्तान में आ चुका है बट पोर्ट से क्लियर नहीं हुआ अभी। जैसे ही वो पोर्ट से क्लियर होगा, विद इन मज़ीद 5 दिन 10 दिन में जैसे क्लियर होगा, हमने फ़ौरन से पहले अपनी LS रेडी करनी है। इंशाल्लाह वेरी सून इट विल बी, वेरी सून इंशाल्लाह। आई थिंक होपफुली, अगर मैं समझता हूँ 1 महीना मैक्सिमम इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रिफ्टिंग का शौक कैसे शुरू हुआ है तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो गाड़ी दुबई में है वो कभी पाकिस्तान आएगी? नहीं, मैं खुद नहीं लाऊंगा।
अच्छा, खुद नहीं लेते? खुद नहीं लाऊंगा, उसकी वजह ये है कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है यहाँ कस्टम का और इन चीज़ों का। अगर ये बहुत स्मूथ और इजी होता तो मैं बार बार लाता ले जाता, बार बार लाता ले जाता, लेकिन वो इतना पेनफुल है कि मैं गाड़ी ले आऊँ और वो पोर्ट पे आके स्टक हो जाए और पता चले 2-2 साल उसकी क्लियरेंस नहीं हो रही, तो ना यहाँ रहेगी ना वहाँ रहेगी। बेहतर है क्यों वहीं पे पंगा रहे। लिया जाए। सही बात और है। यहाँ कोई ऐसा ऐसा अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल नहीं आया कि हमें उस गाड़ी की ज़रूरत है। कभी स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग पे पकड़ाई हुई हो? जब शुरू शुरू में करनी शुरू की थी, हम्म। उस वक्त जब डोनट मारना शुरू किए तब मैं भी सबकी तरह रोड पर ही कर रहा था। उस वक्त साहिल पे जब जाके करता था 2-3 दफ़ा पुलिस पकड़ के मुझे ले गई। अच्छा। 2-3 दफ़ा पुलिस ले गई, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। तो खैर एक टाइम आया जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार ये बात तो गलत है, अब कितनी दफ़ा छुप के करोगे आप। सही बात है। तब मैंने सोच लिया कि नहीं यार, करना है तो ट्रैक पे करना है, ट्रैक मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो गली रोड पे नहीं करना, वरना बाहर क्योंकि चले जाना। डेंजरस है यार। गाड़ी है जब आपके हाथ से निकलती है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ हर एक को, फेज़ 8 में जो ये ड्रैग रेस करते हैं, गाड़ियाँ चेक करते हैं, चाहे वो फ्रेंडली रन का नाम देके चेक करते हैं, और आपने देखा होगा उस वक्त जब ये ड्रैग कर रहे होते हैं तो इनकी स्पीड ऑलमोस्ट 200 प्लस होती है। होती है। मैं बोलता हूँ पब्लिक स्ट्रीट है, अल्लाह ना करे साइडों पे लोग खड़े हैं, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। मैं बोलता हूँ मशीन का कोई फॉल्ट हो जाए, कोई एक्सेल टूट जाए, कोई मैकेनिकल कोई फॉल्ट हो जाए, टायर बस्ट हो जाए, गाड़ी क्या करेगी? गाड़ी तो घुस जाएगी लोगों में। गाड़ी देखेगी नहीं 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 यार रेहान भाई खड़े हैं, थोड़ा आगे चले जाते हैं, सही बात है। नहीं होगा। तो भाई ऐसा रिस्क दूसरों की लाइफ को क्यों रिस्क में डाल रहे हो? लेकिन लोग नहीं समझते। लोग, अच्छा एक प्रॉब्लम और मैंने नोट किया है, चूँकि लोगों को व्यूज़ मिलते हैं, लोग देखते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़, तो लोग कर रहे हैं। कितने एक्सीडेंट आपके सामने ये ड्रैग रेस के दौरान हुए हैं, जो वहाँ पे भगाते हैं और आगे से सालों से भटका, देख रहे हैं। कितने लास्ट टाइम मैंने देखा था एक गाड़ी, बच्चे भी मर गए थे, लेकिन लोग नहीं समझते। अच्छा, इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट इमेच्योर लोगों की होती है, इमेच्योर ऐसे ही है। बच्चों की होती है, वन न्यू विद देयर कार्स एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा यार। एक दफ़ा GTR लेके मैं फेज़ 8 में था, तो अब मैं GTR भगा रहा था, तो नॉर्मल मैं, अच्छा GTR नॉर्मल भी भगा रहे हो तो मतलब GTR तो GTR ही है, पीछे एक मार्क एक्स मेरे पीछे टक लगा हुआ है भाई। आखिरकार उसकी हरकतें देख के मैंने गाड़ी स्लो कर ली। मैंने बोला भाई क्या हुआ है? तो कह रहे कुछ नहीं, बस आपके पीछे पीछे आ रहे। मैंने कहा, मैंने गाड़ी, भाई मेरे अंदर ही घुस गया तो मेरा नुकसान तो। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, साइड पे लगा के देखा तो उसके अंदर 5 साल का बच्चा भी था जो उल्टियाँ करना जिसने शुरू कर दी। कि क्योंकि बच्चे वो तो 15-14 साल के लड़के थे जो घर से गाड़ी लेके निकले होंगे, साथ में छोटे भाई को भी बिठा लिया होगा, और वो बच्चा उल्टियाँ करने लग गया। मैंने बोला यार कैसे इंसान है, कैसे लोगों में समझ नहीं आती। मैं लोगों को देख के, जब मुझे लगता है ना कि मेरी गाड़ी को देख के लोग वो करेंगे कि भगाओ या आओ या पीछे लगेंगे, बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ। मैं अगर फेज़ 8 में जा रहा हूँ या इत्तेहाद पे जा रहा हूँ, या आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ होता है, मैं पूरे साइड पे वाला कर भी लेता होगा हूँ, ना, मैं स्लो तो कर वो लेता हूँ, आपके मैं पीछे साइड जो है पे ना होता फुल स्पीड आ रहा होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में इवेंचुअली मेरा नुकसान हो जाए, वो मेरी गाड़ी में ही आके घुस जाए, तो मैं हाँ। स्लो डाउन होकर साइड पे हो मेरा जाता भी हूँ। यही है, मैं गाड़ी स्लो कर लेता हूँ, साइड पे हो जाता हूँ। भाई मेरा आपका मुकाबला नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाई आपका मेरा एक दो बार मुकाबला मेरे ही नहीं। कमेंट्स में भी आ गए वो बच्चे, मैंने कहा तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे साथ भगाऊंगा? ठीक है, अगर तुम करोला में हो, लेट्स मैं किसी स्पोर्ट्स कार में हूँ, मैं क्यों तुम्हारी करोला के साथ भगाऊंगा यार? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी भी तो चला रहा हो सकता हूँ गाड़ी भाई? मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने बोला, मैं जब फेज़ 8 आता हूँ, आओ फ्रेंडली चेक करते हैं गाड़ी, मैं कहा नहीं यार सॉरी, सेम यार। मुझे नहीं। एक ड्रिफ्टिंग के सेशन में कितने के टायर ख़त्म होते हैं और कितना खर्चा होता है? देखो डिफरेंट है, अगर आप प्रो कार चला रहे हो तो वो एक डिफरेंट गेम है, और अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी जो आपने स्टार्टिंग कार बनाई है वो बहुत लेस उस पर एक्सपेंस हम है। एक कोई जैसे आपकी नॉर्मल गाड़ी भी 46 को कंसिडर कर लेते हैं हम, ये स्टॉक जी थी आपकी, स्टॉक जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, हमेशा याद रखें, अगर आप डोनट मार रहे हैं तो आपके टायर सबसे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, सही है। और अगर आप प्रॉपर ट्रैक लेआउट फॉलो करें, जैसे तुम अभी रूम का ट्रैक लेआउट फॉलो कर रहे थे सिम पे, जैसे मैं इस दफ़ा अपनी स्टॉक कार लेके गया E46, तो
तो मेरे ख्याल है पूरा दिन में एक सेट ऑफ टायर हमने ख़त्म किया पूरा दिन, लाइक मैं बात कर रहा हूँ 5 से 6 घंटे। और एक सेट ऑफ टायर की क्या कॉस्ट होती है? एक सेट ऑफ टायर की कॉस्ट हमें ये पड़ी 52,000 की। 52,000। ब्रांड न्यू 17 के टायर्स थे, एक टायर कॉस्ट किया 26,000। ब्रांड न्यू टायर्स थे। देखो ट्रैक पे आप मल्टीपल रन्स लिए हैं मैंने, और ट्रैक लेआउट आप देखो कितना बड़ा है। सो 5 घंटे टायर निकालना बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जिन जिन भाई ने भी ये सवाल पूछा है उन भाई के साथ बाकी लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, ड्रिफ्टिंग इज़ अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। वेरी एक्सपेंसिव। उसमें टायर्स भी जाते हैं, गाड़ी ख़राब होती है तो रिपेयर्स की कॉस्ट भी होती है, ठीक है। इट इज़न्ट लाइक कि आप कोई भी गाड़ी का डिफ वेल्ड करके डोनेट्स तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रैक लेआउट पूरा कवर करना है तो आपकी गाड़ी में सर्टन चीज़ें होनी चाहिए। क्लच भी जाएगा आपका, विद टाइम क्लच की कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। सस्पेंशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिन पर स्ट्रेस आता है, इनको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप कोई पॉलीयूरेथेन के नीचे सस्पेंशन नहीं चला रहे तो आपको वो भी रिपेयर कॉस्ट हैं। तो कॉस्ट आर मोर। तो जिन भाई का भी सवाल था उनके लिए ये है कि कॉस्ट इज़ देयर। अच्छा, कोई ड्रिफ्ट कार अगर आपको आप बता सकें, 3 मिलियन का बजट है, उसमें हम क्या, कौन सी गाड़ी आप चूज़ करके बनाएंगे? यार देखो, मैं ऑब्वियसली मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है और हर बंदे की डिफरेंट होती है। मैं समझता हूँ चैसी इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्या आप डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी गाड़ी, फॉर एग्जांपल अभी हम चैसी की बात नहीं कर रहे, 3 मिलियन की बात करें, सबसे पहले मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा इंजन गियर मुझे चलाना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ये बजट देगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा 350Z का स्टॉक इंजन, स्टॉक मैनुअल ट्रांसमिशन लूँगा। सबसे पहले मैं वो लूँगा। दूसरा मैं क्या करूँगा, उसमें एक परफॉर्मेंस क्लच डालूँगा। 5-6 लाख रुपये हो गए। तीसरा मैं क्या करूँगा दो कि मैं गाड़ी के अंदर कॉइल ओवर्स डालूँगा। 8.5। चौथा मैं क्या करूँगा, गाड़ी में एंगल किट डालूँगा। ठीक है। पांचवा मैं क्या करूँगा, गाड़ी में 2.5 डिफ को वेल्ड करूँगा, ठीक है। और छठा मैं क्या करूँगा, सातवां, कि मैं गाड़ी के बुश और पीछे का रेयर सस्पेंशन जो कि सिर्फ आर्म्स चेंज कर दूँगा। ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिनमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 8.5 और 5, ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 13। कॉइल ओवर्स, फॉर एग्जांपल कॉइल ओवर कोई जा रहा है, मैं लूँगा बेसी रेसिंग कॉइल ओवर्स। मैंने $1,000-1,200 कॉइल ओवर की कॉस्ट लगाई है, और ऐसी $1,000-1,200 मैंने लगाई है कॉस्ट एंगल किट की। अप्रॉक्सीमेटली $2,500 मैंने दोनों चीज़ों की कॉस्ट लगाई है। नहीं, महंगे होंगे। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप गियर लेने जाते हो और आप ये लेने जाते हो इंजन, मेरे ख्याल से 5-6 लाख रुपए आज का मिलता है। 5-6 लाख, चलो लेट्स टेक इट 6 लाख रुपीज़, और 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख रुपए का क्लच ले लो, 8 लाख हो गए। अगर आप BC रेसिंग कॉइल ओवर्स लेते हो, वो आपको मिल जाते हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं 4 लाख रुपए के, 12 लाख रुपए हो गए। फिर आप जाते हो, अगर आप एंगल किट लेते हो, एंगल किट इज़ एक्सपेंसिव, मेरा ख्याल है 5-6 लाख मिनिमम। चेसिस हम एंगल किट E36 कंसिडर कर लेते हैं, सबसे हाँ। सस्ता वो मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ कि पहले पैसे खर्च करो टॉप नॉच चीज़ें लेने पे, ठीक है, उसके बाद चैसी ले लो। मेरी वालदा कहती हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। गाड़ी की परफॉर्मेंस में अब मिसाल है, ये E46 की बात करता हूँ, मैंने अभी E46 रेडी की है। मेरे लिए सबसे इजी थी इसलिए कि मेरे पास इंजन गियर पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया, एक BC रेसिंग कॉइल ओवर मंगाए, एक एंगल किट मंगाई, ठीक है, और हमने क्या डाला, रेयर सस्पेंशन में लोअर आर्म वगैरह डाल दिए। एंगल किट की क्या कॉस्ट इसमें लगाए हैं? हमने FDF का एंगल किट डाला है, विच इज़ लाइक थोड़ा सा महंगे, 8 लाख के करीब। तो हम मिनिमम लगा लें वही 4 लाख के एंगल किट के, मेंटेस वगैरह का मिल जाएगा हमें। मैंने जो FDF मेंटेस लगाया वो महंगा है बहुत। अच्छा, 8 लाख। मैं बोलता हूँ लेट्स टेक इट 5 लाख रुपए यार। 5 लाख रुपए की एंगल किट, 4 लाख रुपए की कॉइल ओवर, 17 लाख रुपए हो गए। और ठीक है। डिफ वेफ ये वो डाल डूल के हम समझ लें 20 अगर लाख आपने रुपए 20-22 लाख रुपए में ये सब टॉप नॉच सामान मंगा लिया, 7-8 लाख का चेस लगा, प्रो कार बनेगी। बाद में सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पावर बढ़ानी है, पावर बढ़ाते रहो, यही सस्पेंशन ई ब्रेक हम चलेगा। बेसिक लगा लें चाइनीज, हाँ। मसला नहीं है। डुअल कैलिपर हम लोग किट हम लोग कस्टम बना लें, ठीक है। लोग पता क्या फोकस करते हैं, मैंने देखा है, लोग फोकस करते हैं कि यार इंजन डालना है, ऐसा इंजन डालना बकेट शीट डाल लेता ऐसा हूँ, ये गाड़ी डालना खूबसूरत है। बनाता हूँ। भाई इंजन को छोड़ दो,
सिर्फ इंजन नहीं है, ड्रिफ्ट कार के लिए इंजन इज़ नॉट लाइक के मैंडेटरी। पावर पावर का गोल है ना, नॉर्मल पावर आपको अगर 150-200 हॉर्स पावर भी मिलती है, लेकिन गाड़ी आपकी बाकी हर एस्पेक्ट से ड्रिफ्ट कार है, चीज़ें ओके हैं, तो गाड़ी परफॉर्म करेगी। 17 लाख तक हम एंगल किट में थे, हमारे पास 5 लाख रुपए स्पेयर होते हैं इंजन डालने के लिए, कूलिंग पे वर्क करने के लिए, जिसमें हम ऑयल कूलर आ गया हमारा, अच्छा एल्यूमिनियम का स्टॉक में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडिएटर, फिर भी हम एल्यूमिनियम रेडिएटर डाल लेते हैं, हम ऑयल कूलर डाल लेते हैं, ठीक है, हम माउंटिंग के पैसे लगा लेते हैं, हम ई ब्रेक लगा लेते हैं, चाइनीज़ डुअल कैलिपर किट लगा लेते हैं। तो ये सब करके 20-22 लाख रुपए में ईजिली ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मेरा अपना भी मतलब जो वर्कशॉप से रिलेटेड और काम से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। हम और चेसिस E36 लगा लेते हैं, E36, तो हम इवेंचुअली 3 मिलियन के बजट में हम लोग ये गाड़ी बना लेंगे। और किसी को अगर मतलब मे बी कोई यूजी मोटर पे भी जा सकता है, सही है, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही कॉस्टिंग बिल्कुल। रहेगी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक हो गया। पहली रियर व्हील ड्राइव गाड़ी कौन सी थी आपने बता दिया। प्रॉपर ड्रिफ्ट कंपटीशन कब होंगे पाकिस्तान में? देखो, प्रॉपर ड्रिफ्ट कंपटीशन अभी भी लोग कराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको मना कर रहे हैं कि अभी मत कराएं, क्योंकि अभी नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स कम है। जब नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स, मैं समझता हूँ कि कम से कम 30 हो, तो फिर ये ड्रिफ्ट कॉम्पिटिशन और ये चीज़ें मज़ा देंगी। ठीक हो गया। तो आपको नहीं लगता आदिल भाई ये 30 तक नंबर पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा? मेरा ख्याल है अब नहीं, अब नहीं। अब बहुत तेज़ी से लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं यार, ड्रिफ्टिंग एक मोटर स्पोर्ट्स है। और आप देखो कि मोटर स्पोर्ट्स, देखो आप ख़ुद भी मोटर स्पोर्ट्स के बंदे हो, क्या आपको लगता है ऑटो क्रॉस को देखने के लिए उतनी पब्लिक आती है जितनी ड्रिफ्ट को देखने के लिए आती है? इसमें तो कोई दूसरी बात जो ही फर्स्ट ड्रिफ्ट फेस्ट हुआ था उसमें 2000 टिकट बिकी थी, ड्रिफ्ट, जिसमें लोगों को पता था कि ड्रिफ्ट हो रही है यार। उनके लिए तो वही है ना कि बर्नआउट हो रहा है, डोनट हो रहा है, जो भी है, बट उनको एक्शन देखने के लिए मिलता उनको स्पेक्टेटर को तो फैसिनेट करती है ना, स्पेक्टेटर को देखने में तो अच्छी लगती है ना। सो इसलिए अब ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। देखो, हर चीज़ में एक टाइम आता है, जिस टाइम पे आके लोग रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं यार, ये होगा, अब ये चीज़ बढ़ेगी आगे, और वो टाइम आ गया। थैंक यू आदिल भाई फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी तो मुझे भी सारी बहुत अच्छा चीज़ें लगा यार, जान के। बहुत और अरसे बाद स्पेशली गाड़ियों के हवाले से कोई बात और डिस्कशन की है। और स्पेशली मैं चाहूँगा कि जो स्पेशली आपकी लाइफ जर्नी है उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंस्पायर हों और उस चीज़ को समझें। मेरी कोशिश रहती है आदिल भाई विद टाइम, ये मैंने एक हमारे एक फेलो यूट्यूबर है उनसे सीखी थी, पता नहीं उन्हें कभी याद भी ना हो ये बात, जुनेद भाई, जुनेद अकरम बैठे थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें आवाज़ दी है, तो हमसे आखिरत में इस चीज़ के ऊपर सवाल होगा कि क्या तुमने अपनी आवाज़ का सही इस्तेमाल किया था। तो आई फील लाइक मैं स्पेशली इन टॉपिक्स पे सबसे बात करता हूँ जिससे लोग इंस्पायर हो सकें कि मैं अपना पार्ट टू द कम्युनिटी पे ऑफ कर सकूँ। तो आपकी जर्नी से लोग इंस्पायर हों ये मैं बहुत चाहूँगा, और मेरी कोशिश रही इस मैसेज को मैं आगे से आगे पहुँचाऊँ। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग आदिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार, बड़े अरसे बाद कोई डिस्कशन हुआ है ड्रिफ्ट से रिलेटेड भी जी, और वैसे भी। इंशाल्लाह व्यूअर्स, सी यू गाइस विद वन मोर गेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट इन द पॉडकास्ट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।